और समाज के लिए शेयरिंग नॉलेज के हिसाब से आगे बढ़ाने वाला है। ऐसी नाड़ी के गूढ़ रहस्य जो स्क्वायर मिलीमीटर्स में उन्होंने पहचाने हैं, और ये बड़ा संतोष का विषय है कि उनको कहीं भी उन्होंने न तो छुपाया, न अपनी एक कॉपीराइट प्रॉपर्टी बनाया। उसे सबको देने की भावना से उनकी महानता एक अलग ही झलकती है। मैं मेरे छोटे भाई आदरणीय समादरणीय डॉक्टर संजय छाजेड़ जी को आमंत्रित करता हूं कि आज का विषय बड़ा रुचिकर है, उनका सेल्फ पल्स रीडिंग। मैं उनकी विचारों को आमंत्रित करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय डॉक्टर संजय छाजेड़ जी। रागाधिरूपान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिजान् जङ्घान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै, यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री डॉक्टर पवन इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी, इमामी कंपनी के सभी मान्यवर सदस्य, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये शुक्रिया इसलिए है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भारतवर्ष में पहली बार रुग्ण ने स्वयं की नाड़ी देखनी चाहिए इस बात का प्रचार हिंदी भाषा में करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आपने जो हमारे बारे में सुना वो एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति का प्रेम मात्र है। मैं इसका अधिकारी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिशनर हूँ, मुंबई में स्थित हूँ। जामनगर की संस्था से पढ़ने का सौभाग्य और साथ में आप जैसे ज्येष्ठ बंधुओं का, बहनों का साथ मिलना, आयुर्वेद के प्रति थोड़ी उत्सुकता अधिक रूप में प्राप्त होना, ये किसी समय में किसी ने भाग्य में लिखा होगा। वरना मैं एक बहुत छोटे से महाराष्ट्र के बड़े छोटे से गांव से आया हूँ और वहां पर हमारे दादाजी की यही इच्छा थी कि मैंने गांव में एक अस्पताल खोला। छोटा गांव है हमारा, 15,000 बस्ती का, और उन्होंने अस्पताल बना के भी रखा। पर बीएमएस होने के बाद हमने सोचा मॉडर्न मेडिसिन तो थोड़ी बहुत सीख ली है, आयुर्वेद का भी थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है, अब पूना जाते हैं और आयुर्वेद का थोड़ा जो हिस्सा नाड़ी परीक्षा का है वो थोड़ा सीख कर फिर गांव में अस्पताल खोलेंगे। और इस हेतु हम पूना आए। और सुदैव से, मैं सुदैव ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुदैव से कुछ घटनाएं इस प्रकार से घटी, जैसे गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान को छुपाना चाहता है, कोई हमारे साथ उसे बांटने को तैयार नहीं था। तो हमने ये सोचा कि ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो जगह बदलते गए। पूना से नासिक चले गए सीखने के लिए, कहीं भी सीखने नहीं मिले। हमने सोचा जामनगर जाएंगे, जामनगर जरूर सीखेंगे। जामनगर आए तो वहां भी नाड़ी परीक्षा के नाम से सिखाने वाला कोई था नहीं। पर जामनगर ने एक मौका दिया पढ़ाई करने का, किताबों को उपलब्ध कराते थे, और साथ में दूसरा मौका दिया हमारे गुरुदेव गुरदीप सिंह सर के माध्यम से, बघेल साहब के माध्यम से, जो स्वयं नाड़ी परीक्षा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पर हमें निदान की हर उस सिंपोजिया में भेजने का प्रयास करते थे। दुनिया उन दिनों में आजकल जितने वेबिनार होते हैं उसके अनुपात में बहुत ही कम सेमिनार्स होते थे, वर्कशॉप्स होते थे, और निदान विषय पर तो कम से कम ही होते थे।
तो निदान के वर्कशॉप्स में भेजने का उन्होंने हमें बड़ा भरसक प्रयास किया। और वहां जाने के बाद हमने कुछ नाड़ी परीक्षकों को देखा, उनकी पद्धति को देखने का प्रयास किया और उनके पास से सीखने का प्रयास किया। धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि ये नाड़ी परीक्षा के जो छोटे छोटे नियम है वो अगर हम फॉलो करते हैं तो नाड़ी परीक्षा की जा सकती है। और जैसे ही सीखा, हमने सीखा, ये विद्या देवेंद्र जी त्रिगुणा जी के पिताजी बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के कोई शिष्य थे। वो बृहस्पति देव त्रिगुणा जी एक बड़ी नाड़ी परीक्षा करते थे और उन्होंने जो नाड़ी परीक्षा की पद्धति विकसित की थी उसके कुछ अंश हमें सीखने को मिले। तो जैसे ही हमने सीखा, मैं बिल्कुल भाई साहब से सहमत हूँ कि उन दिनों ज्ञान बांटने की प्रक्रिया थी नहीं। तो हमने सोचा हमें बड़ा मुश्किल से मिला है, हजारों बार ना सुनने के बाद मिला है, तो क्यों ना हम इसको लोगों को देने को प्रयास करें। तो जो हमने कच्चा पक्का सीखा था उसको लोगों के साथ बांटने का प्रयास शुरू किया। हमने ये अक्सर सुना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पर इसको सही में हमने अनुभव किया। जितना देते गए उतना नाड़ी के बारे में ज्यादा जानते गए और धीरे धीरे नाड़ी परीक्षा एक सहज साध्य व्यवस्था हो गई। हमने किताबें लिखी, नाड़ी परीक्षा के कोर्सेज बनाए। मेरे कोर्सेस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। केएलई बेलगांव में हमारा 50 आवर्स एड ऑन कोर्स चलता है। पर बड़ी मान्यता तब हुई जब पिछले साल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने हमारा 1 साल का पीजी फेलोशिप इन पल्स डायग्नोसिस ये कोर्स को मंजूरी। ये सही रूप में नाड़ी परीक्षा को स्थापित करने रूप में एक बड़ा कदम था और उस प्रयास के बाद हमने उसको चलाने का कोशिश किया। हम उसके पहले 1 दिन का, 3 दिन का, 8 दिन का, इस तरीके से महीने भर हमारे साथ रहो, 6 महीना हमारे साथ रहो, इस तरीके से नाड़ी परीक्षा सिखाते ही आए थे। पिछले कुछ दिनों में, पिछले वर्ष में, खास करके 2019 में हमने तकरीबन 11,000 लोगों को नाड़ी परीक्षा प्रत्यक्ष रूप से सिखाई। 2018 में हमने तकरीबन 9,300 लोगों को नाड़ी परीक्षा सिखाई और लॉकडाउन होने के पहले तकरीबन 3,600 लोगों को नाड़ी परीक्षा सिखा चुके थे। लॉकडाउन ने एक नया दरवाजा हमारे लिए खोला। हम लॉकडाउन के पहले भी ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करते थे, पर वो मात्र विदेशियों के लिए होते थे, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकते थे, हम वहां जा नहीं सकते। तो हम प्रयास करते थे कि ये जो प्रक्रिया है वो उन आयुर्वेद को समझने के हेतु जो प्रयासरत है ऐसे विदेशियों को ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा सिखाई जाए। पर लॉकडाउन ने हमारे लिए कंपल्शन किया। मेरे काफी सारे वर्कशॉप लाइंड अप थे। इस साल 2020 में हमने सोचा था कि कम से कम 15,000 लोगों को इस साल नाड़ी परीक्षा के विधा से अवगत कराएंगे। और मार्च में लॉकडाउन हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम तो लाइंड अप थे। तो हमारे एक बंधु है, उन्होंने हमसे कहा डॉक्टर साहब आप आ नहीं सकते तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा कर दिखाते। हमने उनसे कहा ठीक है, प्रयास करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। आप सबके आशीर्वाद से ये प्रक्रिया में काफी सारा यश मिला। हमारा जो टारगेट था 15,000 लोगों को सिखाने का इस साल में, इसमें से 3,300 लोगों को हम सिखा चुके थे, वो कहीं कब पार हो गया पता ही नहीं चला। हजारों के तादाद में लोगों को ये नाड़ी परीक्षा के बारे में अवगत कराने का संबल हमें मिला। कुछ हमारे जैसे निरोग स्ट्रीट के साथ हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था। 14,617 लोग एक समय में फेसबुक पर लाइव में हमें देख रहे थे और ऐसा अनेकों बार हुआ। काफी लोगों के साथ ये संवाद होने के बाद अब इसमें दूसरी समस्या आई। वो समस्या ज्यादा विकट थी, क्योंकि पिछले 28 साल से नाड़ी परीक्षा सिखाते और करके आए हैं
तो लोगों में हम नाड़ी परीक्षा करने के लिए विख्यात थे। हमारे रुग्ण हमसे चाहते थे कि हम नाड़ी परीक्षा उनकी करें, और लॉकडाउन ने ये बड़ी मुश्किल कर दी, क्योंकि ना उनका पहुंचना हमारे पास संभव था, ना हमारा उनके पास पहुंचना संभव था। ऐसी स्थिति में क्या करें? हमने सोचा अगर हम ऑनलाइन वैद्यों को सिखा सकते हैं तो क्या उसका छोटा हिस्सा हम रुग्ण के माध्यम से देख सकते हैं क्या नाड़ी परीक्षा? और फिर हमने उस तरीके से रुग्ण को स्वयं को नाड़ी परीक्षा करने के लिए उद्युक्त किया। भाई आप रखो उंगली, इस तरीके से रखो। ऑनलाइन करते थे, जूम पर, व्हाट्सएप कॉल पर, मेजोरिटी जूम पर, और उनको बताते थे इस तरीके से उंगली रखो, इस तरीके से हाथ रखो, और आप नाड़ी देखो। और आपको क्या महसूस होता है? नाड़ी परीक्षा करने का सबसे बड़ा बात उस वक्त हमारे ध्यान में आया, इसमें वैद्य का ब्रेन तो एनालिसिस के लिए लगता है। वैद्य का ब्रेन या उसका मस्तिष्क, उसकी इंद्रिया, वो तो एक रुग्ण की भी है, वो भी उस स्पर्श को समझ तो सकता ही है। सवाल यह है कि वो स्पर्श को व्यक्त नहीं कर सकता निदान के रूप में, और निदान के रूप में व्यक्त करना है अगर, तो उसे वैद्य के अनुभव की, वैद्य के समझ की आवश्यकता होगी, परंतु स्पर्श को समझने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये प्रयास किया और रुग्ण से स्वयं की नाड़ी परीक्षा करने का प्रयास कर उसके द्वारा चिकित्सा करने का यत्न किया। आप विश्वास करिए मेरा, ये उतना ही यशस्वी हो रहा था जैसे कि हम स्वयं नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, और हमें एक नया दिशा का साक्षात्कार हुआ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्यों नहीं हम रुग्णों को सिखावे, उसकी नाड़ी देखे रोज, और नाड़ी देखते हुए हमें अवगत करावे कि आज नाड़ी में ये बदलाव है, तो उसके चिकित्सा का परिणाम कैसे हो रहा है, इसके लिए हमें ज्यादा फायदा होगा। अब ये समस्या जब आई, जैसे कि हम आईआईटी मुंबई से जुड़े हुए हैं, वहां पर नाड़ी परीक्षा विषयक संशोधन करते हैं और यंत्र बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा क्या हम ऐसा कोई यंत्र बना सकते हैं क्या कि जो रुग्ण स्वयं पहने और उसकी नाड़ी परीक्षा अपने आप हो। उस दिशा में प्रयास करने लगे, तो प्रयास करने वक्त पता चला कि ऐसे तो अनेकों, कम से कम 2-3 यंत्र और एप्लीकेशंस ऑलरेडी है। फिर ये लॉकडाउन का ही महत्व है कि हमने एक 2 बड़े इंटरनेशनल वेबिनार ऑन पल्स डायग्नोसिस एंड इंटरनेशनल वेबिनार ऑन टेक्नोलॉजी इन पल्स डायग्नोसिस किया। उनमें काफी लोगों के साथ संवाद हुआ, बातचीत हुई, और नए नए आयाम ध्यान में आने लगे। मैं यहाँ पर जरूर नाम लेना चाहूंगा, एक बड़े अच्छे व्यक्ति है मिस्टर ऋषि अग्रवाल, कटक IIE से इंजीनियर है, और वहां पर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं कटक में और हैदराबाद में, IIM कैंपस, IIT कैंपस। वो रेस्टोरेंट रुग्ण की नाड़ी परीक्षा कर, रुग्ण के प्रकृति के अनुसार उसने क्या खाना चाहिए ये सजेस्ट कर कर खाना सजेस्ट करने वाला रेस्टोरेंट है, आयुष ला कैफे। हम उनके साथ कंसल्टेंट के रूप में जुड़े हुए हैं। ये आयुष ला कैफे की कंसेप्ट जो थी वो एक बड़ी नई सोच थी, नाड़ी परीक्षा को व्यवहारिक रूप में लाना, उसका एप्लीकेशन सिर्फ निदानात्मक, रोग निदानात्मक या चिकित्सात्मक न रहते हुए हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में उसका कैसा उपयोग हो सकता है, इसके बारे में समझना। ये नाड़ी परीक्षा को बिल्कुल नई दिशा देने वाली सोच थी। इट्स एन पैराडाइम शिफ्ट। नाड़ी परीक्षा बिल्कुल, आप सोचो कि रुग्ण के लिए नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या खाना चाहिए। मैंने एक परिकल्पना बहुत साल पहले की थी। वर्चुअल आयुर्वेद का डॉक्टर हो हमारा, और हम जब
जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हैं और स्विगी पे ऑर्डर कर रहे हैं, उस समय या ऑर्डर के माध्यम में हमें टाइप कर रहे हैं, हम हमारा एप्लीकेशन नाड़ी परीक्षा का उसमें है। और जैसे कि ये अभी शरद ऋतु चालू है, हेमंत की शुरुआत मात्र है। इस शरद की ही अभी तक मुंबई में तो शरद जैसा ही वातावरण है। ऐसे स्थिति में मैं अगर दोपहर के समय में ट्रिपल शेजवान राइस का ऑर्डर करना शुरू करूं और वो एप्लीकेशन मुझे अलर्ट करे, भाई आपकी प्रकृति पित्त की है, काल पित्त का है, समय दोपहर का पित्त का है, आपको क्षुधा भी अधिक है, ऐसे अवस्था में अगर आप ट्रिपल शेजवान राइस के ऑर्डर करते हो तो शायद आपके पित्त पे उसका दुष्परिणाम हो सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। तो क्यों नहीं आप ये रेसिपी करो। यही परिकल्पना को हमने वास्तव में लाया है आयुष ला कैफे के माध्यम से। और तभी एक विचार बड़ी तीव्रता से मन में आया कि नाड़ी परीक्षा वैद्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये वैद्यों के परे हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अभी तक हम सिर्फ चिकित्सकों का विचार करते थे और चिकित्सकों के विचार के परे जाने का जब सोचे तब पहली बात यह आई कि हमें इसको कुछ कितना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि नाड़ी परीक्षा तो अनेक स्तरों पर की जा सकती है। मैं जो नाड़ी परीक्षा की बात सिखाता हूँ नए लोगों को, वो मात्र एक बेसिक नाड़ी परीक्षा है जिसको हम देखें तो रुग्ण के बारे में सामान्य जानकारी उसे मिलनी चाहिए। नाड़ी परीक्षा करने वाले अनेकों लोग हैं जो इससे बहुत आगे की नाड़ी परीक्षा करते हैं और तीव्रतर, जैसे कि हम नाड़ी परीक्षा करते हैं 5 स्तरों में करते हैं और हर स्तर पर मुश्किल से 13-14 जगह पर देखते हैं। पर लाड़ विद्या जो है नाड़ी परीक्षा की, उसमें तकरीबन एक उंगली को 9 हिस्सों में बांटा जाता है और उसमें मिलने वाले स्पर्श के आधार पर आपके शरीर में कहा क्या घटित हो रहा है, अवयव के स्तरों के अंदर तक की बात समझने का प्रयास किया जाता है। अगर हम सीक्रेट्स ऑफ पल्स वालों की बात करें, वैद्य वसंत लाड़ी, तो वो 7 लेवल में नाड़ी परीक्षा करते हैं। अगर हम डॉक्टर प्रसाद जी की बात करते हैं तो वो नाड़ी परीक्षा को संशोधन के साथ जोड़ते हैं कि कौन सा संशोधन करना चाहिए, नाड़ी में क्या दिखता है, हमें पित्त का वृद्धि हुआ है, वात का वृद्धि हुआ है, कफ का वृद्धि हुआ है, और उसको हमें कौन से मार्ग से निकालना पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। अब जब हम ये रुग्ण को सिखाने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बात करना रुग्ण के लिए स्वयं की नाड़ी परीक्षा देखने के लिए बहुत ही गलत चीज होगी। उसके लिए पहले तो उसे आयुर्वेद शास्त्र का उतना गहरा ज्ञान होगा नहीं, तो नाड़ी परीक्षा सिखाने में हमें उसे क्या सिखाना पड़ेगा। तो हमने बिल्कुल ये तय करते हुए कि क्या सिखा सकते हैं, तो हमने ये तय किया कि 2 लेवल की नाड़ी परीक्षा उसे आसानी से सिखाई जा सकती है जहां पर मिस्टेक्स नहीं के बराबर होगी। उन 2 लेवल में क्या सिखा सकते हैं, उन 2 लेवल में हम उसे 2 चीजें सिखा सकते हैं, उसकी प्रकृति और प्रकृति में नैसर्गिकता होने वाले चेंजेस का परिणाम, और दूसरा उसके आहार विहार आदि माध्यम से जो परिणाम होते हैं, वो जो तात्कालिक दोष स्थिति है, ये 2 स्तर हम उसे आसानी से सिखा सकते हैं। तो यही नींव रही सेल्फ पल्स डायग्नोसिस फॉर कॉमन मैन। हमने ये देखा ये सेल्फ पल्स डायग्नोसिस जो है, जो भले ही एक कॉमन मैन के लिए है, पर इसका उपयोग न सिर्फ उसके आहार आदि सिलेक्शन के लिए, पर उसके स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी हो सकता है। क्यों और कैसे, मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा। पवन भाई, आदेश। भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए सेल्फ पल्स रीडिंग
द बेस्ट मेथड फॉर मैनेजिंग हेल्थ। हमने इसी तरीके से इस बात को रखा, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर मैनेजिंग हेल्थ। अगर हम अपने स्वास्थ्य का रक्षण कर सकते हैं, क्यों करना है हमें? क्योंकि हम आयुर्वेद का जब विचार करते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन जब भी देखते हैं, तो प्रयोजन में पहली बात उभर कर आती है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन। आयुर्वेद का प्रयोजन मात्र यही है कि स्वास्थ्य की रक्षा करे और जो बीमार हुआ है उसे योग्य तरीके से चिकित्सा करने का प्रयास करें। और ये चिकित्सा अगर करनी है हमें, तो एक जीवित व्यक्ति की करनी पड़ेगी। चिकित्सा अधिकृत पुरुष जो शास्त्रकारों ने वर्णित किया है, उस चिकित्सा अधिकृत पुरुष की हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। और वो चिकित्सा अधिकृत पुरुष उसके सात्म है, वो आत्मा के साथ है, उसकी मन, इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार सभी एक साथ कार्यरत है। और पंच महाभूतों से बना यह शरीर 7 धातु और त्रिदोषों से बना है। पर इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ होगा तो ये 3 दोष है, जिसको हम बायो एनर्जीज के रूप में जानते हैं। बायो एनर्जीज, मैं बड़ा संभल कर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ऊर्जा, ये ऊर्जाएं हैं। और ऊर्जा होने के कारण से ये हम इसे गिन नहीं सकते, कितना मीटर वायु है, कितना लीटर पित्त है, कितना लीटर कफ है, कितना किलो, नहीं गिन सकते। यह शरीर में व्यापीन है, हर एक कोने कोने में व्याप्त है। पर इनकी जो निश्चितता है वही शरीर को नियंत्रित करती है। दोष अगर समान मात्रा में हो, समान मात्रा में भी प्रकृतिस्थ स्थिति में हो, तो वो बीमार नहीं होगा। और अगर ये दोष बदल गए, इन एनर्जी में हेरफेर हो गई, जो उसकी प्रकृतिस्थ स्थिति है उससे कुछ अलग हो गया, तो वो बीमार करता है। तो ये बाकी सबका परीक्षण करना तो बड़ा मुश्किल था, परंतु नाड़ी के द्वारा दोषों का यथाशक्ति बेहतरीन तरीके से निदान करना बहुत ही संभव था। तो हमने दोषों की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दिया। क्या कहते हैं शास्त्रकार? समदोषा समाग्निश्च समधातु बल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि दिए। हमारे दोष समावस्था में हो। समावस्था का मतलब ये नहीं कि 33% तीनों हो, नहीं। समावस्था का मतलब ये है कि हमारे प्रकृति जन्म के समय जो हमारी दोष स्थिति थी, वो दोष स्थिति कायम रहे। समाग्निश्च, हम जो खाए उसको जितना खाए हैं और जिस प्रकार का खाए हैं उसको सम समय में वो पाचित करे। धातु की बल की प्रक्रिया, हमारे बल मूत्र वायु का निर्हरण आसानी से हो, क्षुधा लगे, और हमारी आत्मा, मन और इंद्रिया ये आनंदित रहे। आनंदित शब्द से एक अधिक शब्द है वहां पर, प्रसन्न रहे, ब्लिसफुल। इसको हैप्पीनेस कहने से ज्यादा ब्लिसफुल कहना ज्यादा ठीक रहेगा। ये ब्लिसफुल रहे, ये स्थिति है स्वस्थ की। और हमारी कामना हर एक व्यक्ति की यही होती है कि हम स्वस्थ रहे, इस प्रकार से रहे। इसके अगल अलग व्याख्या करने की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाको सुखेन शुष्ट विन्मुत्र वातत्वम शरीरस्य च लाघवम् सौमनस्य इंद्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि सुख स्वप्न। क्या सिंपल भाषा में, अन्न की इच्छा होना, खाया हुआ ढंग से पचना, मूत्र और वात का निरहरण होना, आत्म इंद्रिय और मन प्रसन्न होना, सुख स्वप्न, आराम से नींद आना, सुप्रबोधनम, यही तो है। अगर भूख लगे, समय पर मलमूत्र विसर्जन हो, ठीक से नींद आवे, और ठीक से जब आप उठे तो आपकी नींद पूरी होकर सुकून से उठे, ऐसी स्थिति होती है तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा। यही स्वस्थ की स्थिति है। और यह स्वस्थ की स्थिति मिलाना, यही हर एक का ध्येय है। और इस स्वस्थ की स्थिति तक पहुंचाना यह हर एक वैद्य का कर्तव्य है। कार्यम धातु साम्य विधि कर तंत्र से प्रयोजना। चरक कहते हैं कि हमारा काम है इन दोषों को समावस्था में लेके जाना, और इस तंत्र का यही प्रयोजन है। और इस तंत्र का जो करता है वो भीषक, उसका भी यही काम है कि ये दोषों को समावस्था में ले जाना। तो दोषों को समझने की जरूरत है। अब ये दोष
ये बड़ा वैद्यों के लिए बहुत कॉमन शब्द है ये, कि हम तो बिल्कुल जैसे ही आयुर्वेद में कदम रखते हैं तो हम इन 3 दोषों के साथ जीते हैं। वायु पित्तम कफश्चेति तयोर्दोषा समासता ते व्यापिनो अपि रुन्नाभ्यो अधो दोष। हमारे पहला श्लोक से जो शुरू होता है वो मेरे ख्याल से आप एमडी पीएचडी करो और जैसे ही प्रैक्टिस करने शुरू करो तो आखिरी सांस तक ये 3 दोष हमारे साथ में ही रहते हैं। पर एक सामान्य व्यक्ति को ये समझना ये दोष होते क्या है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नाड़ी परीक्षा इस स्वतः नाड़ी परीक्षा में, स्वयं नाड़ी परीक्षा में सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने इसको हल्के रूप में समझाने का छोटा सा प्रयास किया है। वात दोष, वात दोष ये आकाश और वायु महाभूत से उत्पन्न है, पर शरीर के अंदर होने वाली कोई भी मूवमेंट, किसी भी प्रकार का चलन वलन, इसका अगर कारक कोई होगा तो ये वात दोष है, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसमें अगर गड़बड़ हो गई किसी भी कारण से, वात दोष में अगर गड़बड़ हो गई तो आपकी या तो मूवमेंट कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कम होने का मतलब हमको मिलता है हम चलने के लिए बुढ़ापे में अक्षम हो जाते हैं, वायु का कार्य डिस्टर्ब होता है। कप्पवात में हाथ पांव थरथराते रहते, अति मात्रा में चलत हो, ये भी कारण है। और वायु है तो दर्द, हर एक प्रकार का दर्द, किसी भी प्रकार की वेदना हो वो वायु के सिवा नहीं हो सकती। तो ये 3 चीज वात के लिए हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वात ये शरीर की कार्यकारी ऊर्जा है। कार्यकारी मतलब जहां पर चलन करेगा, तीनों ऊर्जाएं कार्यकारी ही है, दे आर ऑल एग्जीक्यूटिव, बट मोर इंपॉर्टेंट दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज अ मूविंग फोर्स इन द बॉडी। शरीर के अंदर जो भी मूवमेंट है, मैं अभी आपके सामने बात करता हूं तो मैं बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए जो मेरे शरीर के अंदर मूवमेंट हो रही है वो उसका कारण वात ही है। मेरे हाथ हिल रहे हैं तो उसका कारण वात ही है। और शरीर में अंदरूनी जैसे हमारा हार्ट चलेगा, रक्त का अभिसरण होगा, सांस चल रही है, अंदर मूवमेंट होने के कारण से किडनी में से फिल्ट्रेशन होगा और मूत्र की निर्मित होकर वो ब्लैडर में जाके जमा होगा। इस तरीके की पूरी मूवमेंट किसी भी हिस्से की शरीर की, ये पूरी मूवमेंट अगर किसी के कारण से होती है तो वो वात है। और ये वात सबसे महत्वपूर्ण दोष है, क्योंकि बिना वात के शरीर में किसी भी चीज के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। ये वात वायु आयु हो, प्रभुर वायु। और आगे और जाके कहते हैं कि कफ पंगु पित्त पंगु पंगु बल धातुमा वायु नाम यत्र नियंति तत्र वर्षन्ति में। जहां वायु ले जाएगा वही बाकी दोष धातु काम कर सकते हैं। तो ये दोष और धातु के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये वात दोष है। 2 नंबर का दोष, 2 नंबर की बायो एनर्जी है, उसका नाम है पित्त। ये ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है। शरीर में जिस किसी चीज का बदलाव अगर होता है, जैसे उदाहरण के रूप में हम रोटी खाते हैं, पर क्या रोटी का कोई भी अंश हमारे शरीर में रोटी के रूप में मिलता है? क्या नहीं मिलता। हमारे शरीर में मिलता है रस मिलता है, रक्त मिलता है, मांस मिलता है, मेदा मिलती है, मज्जा मिलता है, अस्थि मिलते हैं, रोटी नहीं मिलती। पर हम खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। तो ये जो हम खाते पीते हैं उसका कन्वर्जन, जो हम प्रकाश को देखते हैं उसका ज्ञान में कन्वर्जन, अगर जहां कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो हीट जनरेशन होती है, वो सभी शरीर के अंदर जिस कारण से होती है उसे पित्त कहते हैं। और यही कारण है जो स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हमारे शरीर में होते हैं, ये पित्त के कारण से होते हैं। अगर इसमें कोई चेंज हो गए, कोई बदलाव आ गया तो हमारे शरीर में सूजन आएगी, बर्निंग होगी, दाह होगा। मैं सूजन ये शब्द, इन्फ्लेमेशन ये शब्द के रूप में इस्तेमाल करता हूं। शरीर का वर्ण बदल जाएगा, शरीर का टेम्परेचर बदल जाएगा। ये त्वचा के माध्यम से रहने वाला। और तीसरा फोर्स जो है वो है कफ। शरीर के अंदर जितना भी द्रव धातु है, जो द्रवत्व है, यस्य आलोड़ने शक्ति सत्रवाहा, जो मिला कर रखता है। अगर आप रोटी में रोटी बनानी है तो आपको आटे को उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा उस आटे को इकट्ठा लाने के लिए। वैसे ही शरीर में
कोई भी द्रव्य है, जितने भी शरीर के अवयव है, इनको इकट्ठा बांधने वाला भी एक द्रव लगेगा, और ये द्रव धातु जो है वो है कफ। और ये हम इसको अगर कहना चाहे तो ये बाइंडिंग फोर्स है शरीर के अंदर, मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी, ये सबको इकट्ठा रखता है, ये स्टैटिक एनर्जी है। इट्स लाइक बैटरी। कफ जो है वो हमारे शरीर के अंदर का बल है। इसमें अगर कमी हुई तो बल में कमी होगी, कंजेशन होगा। हम अक्सर रुग्ण देखते हैं नासाबंद, अक्सर कहते हैं बहुत पुरानी सर्दी है साहब, छाती में कफ तो बना ही रहता है। कब बना रहता है? इनके माध्यम से उनके कफ दोष नहीं है, उनका कहना है कि शरीर के अंदर इस तरीके का कोई स्टिकी मटेरियल जो उनके चेस्ट में जमा हो जाता है, ये सब कम करने का काम, सूजन जिसको हम फूला हुआ पाव कहते हैं, फूला हुआ शरीर, ये सूजन करने का काम, जिसको दबाए तो खड्डा पड़ेगा, वो शोथ, ये कफ के कारण से ही होगा। शरीर में स्टिफनेस आ जाएगा, स्तंभ आ जाएगा, हेवीनेस आएगा, काफी सारा गुरुत्व शरीर में बना रहेगा। ये कारण है उस बायो एनर्जी का जिसका नाम है कफ। अब इनकी क्वालिटीज दी गई है शास्त्र में कि कैसा होगा। तत्र लघु शीतः सूक्ष्म कर चल अनिला, ये है सूखा है। अगर वायु शरीर में कहीं भी होगा, अगर हम सूखापन आता है, ड्राइनेस आता है, निश्चित रूप से वायु के कारण से आता है। पित्त जो है वो सस्नेह है और कफ जो है वो स्निग्ध है। पित्त में सस्निग्ध है, वो उसमें स्नेह तो है, पर स्नेह के साथ तीक्ष्णता अधिक है, उष्णता अधिक है। वायु जो है वो ठंडा है। आप अक्सर अनुभव करते हैं कि ठंड के दिनों में हमारे शरीर में सूखापन आ जाता है, हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। ठंड के दिनों में हमें वेदना होती है, शिवरिंग होता है। ये सब काम करने वाला बात है इन सब गुणों के साथ। पित्त सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रम सरम कटु, तीखेपन का एहसास कराने वाला। अब कहते हैं बहुत बार ना जलन होती है, पित्त बढ़ गया। अब व्यवहार में जहाँ पित्त बढ़ गया कहते हैं वहां पर हम दोष पित्त की बात नहीं कर रहे, पर शरीर में होने वाले दाह को व्यक्त करने के लिए हम पित्त बढ़ गया इस शब्द का प्रयोग करता है। और उसके अनुपात में अगर हम कफ को देखते हैं तो गुरु स्निग्ध मंद हिम, इस तरीके के पूरी वायु के विरोधी लक्षण वाला अगर कोई होगा तो वो पिच्छिल रूप वाला कफ है। ये सबको बांध के रखने वाला कफ है। ये एनर्जीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ऊर्जाएं है जो हमारे शरीर की और मनस की प्रक्रिया को बदलते हैं। अगर वात प्रधान व्यक्ति होगा तो वो लीन अल्पकेशो कुशो रुक्षो वाचाल चल मानसा, पित्त प्रकृति का व्यक्ति मध्यम आकारमान का होगा, और कफो प्रकृति का व्यक्ति होगा वो मोटापे की तरफ जाने वाला होगा। ये दोनों मैंने इसलिए फिजिकल अपीयरेंसेस आपको दिखाने का प्रयास किया, कफ प्रकृति के, वात प्रकृति के और पित्त प्रकृति के किस प्रकार से लोग दिखेंगे और उनकी सोच में क्या बदल आएगा। कफ प्रकृति का व्यक्ति होगा वो जीनियस होगा, पॉजिटिव होगा, आराम से लॉयल्टी से काम करेगा, बहुत पैशनेट होगा। उल्टा वात प्रकृति का व्यक्ति जो है वो इग्नोरेंट होगा, भरने जानते करेंगे, बहुत फास्ट होगा, हर चीज को कैसे दौड़ दौड़ कर करने का ये करने वाला होगा, परंतु उसकी क्षमता नहीं होगी। कफ प्रकृति वाला बहुत हार्ड वर्किंग होगा, उसको एक बार काम सौंपा दिया करने के लिए, शुरुआत करने में देरी कर सकता है परंतु पूरा करने में कभी देर नहीं लगाएगा। और पित्त प्रकृति का व्यक्ति है जो फास्ट थिंकिंग करेगा, ही इज वन हु टेक्स द रिस्क इन द लाइफ, ये करना है बस, ये न प्रकार न काम करेंगे। बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं और फास्ट एक्टिंग होते हैं, निर्णय क्षमता तीव्रता होती है और कार्य क्षमता उससे अधिक तीव्रता से करते हैं, पराक्रमी लोग होते हैं। अगर हम इन प्रकृतियों को देखना चाहें, हम ये मानते थे कि दोषों के प्राधान्यता से प्रकृति बनती है, इनका डिटेल में वर्णन हम बाद में देखेंगे। पर शास्त्र एक और चीज कहता है, नैक दोष जहां ततो प्रकृति, एक दोष प्रकृति नहीं होती है, पर प्रकृति में एक से अधिक दोष होते हैं। और ये प्रकृति जो है
शास्त्र कहता है फिर से, शुक्र शोधित जीव संयोगे यो भवेत दोष उत्कटाः प्रकृति जायते तेन। जब गर्भ की निर्मिति होती है माता के गर्भ में, गर्भाशय में, जब उस बच्चे की निर्मिति होती है, उस समय जो दोषों की उत्कट स्थिति होगी, प्रकृति उसी से बनेगी। और सामान्य रूप में इस प्रकार से 7 प्रकृतियों के वर्गीकरण आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें है पित्त प्रधान पित्त वातात्मक, वात प्रधान पित्त वात पित्तात्मक, वात प्रधान कफ वातात्मक, कफ प्रधान कफ वातात्मक, पित्त प्रधान पित्त कफात्मक, कफ प्रधान कफ पित्तात्मक। और तीनों दोषों के इकट्ठा इनका परिणाम क्या होगा, इनके शरीर पर होने वाले परिणाम, और ये सब अवस्था, उसकी जेनेटिक स्थिति है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी मेंटल बिल्ड है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, ये सभी हमारे प्रकृति के द्वारा ही निश्चित होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें परिणाम मिलता है उसकी प्रकृति के माध्यम से, उसके वयावधि अवस्था में होने वाली शरीर की चयापचय के कारण, शरीर का बल आरोग्य कैसा रहे, उसकी इम्यूनिटी कैसी रहे, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, उसका आहार कैसा होगा, उसका अग्नि कैसा होगा, कौन से सीजन में वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसकी क्या हैबिट होगी, व्यायाम करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, ये सभी चीजें जो है वो प्रकृति के माध्यम से तय होती है। अब दोष, और दोष के बाद हमने प्रकृति को देखा, परंतु हमें रुग्ण को, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि रुग्ण को जो व्याधि से पीड़ित है उसको नाड़ी परीक्षा सिखानी है। हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा क्या होती है बीमारी, और बीमारी होती ही क्यों है। हर व्यक्ति तो बीमार नहीं होता, फिर ये आप ही क्यों बीमार हुए हो, तो वो एक बड़ा मजेदार चीज है। बीमारी निश्चित रूप से दोषों के प्रकोप के कारण से होती है। दोषों में बदलाव हो गया तभी होगी, दोष प्रकोप हो गए तभी बीमारी हो सकती है। अब ये कैसे होगी, तो हम जो आहार लेते हैं, जो विहार करते हैं, हमारी जो वर्क फोर्स है, वर्क फील्ड है, उन सब के कारण से इन दोषों की स्थिति में बदलाव आता है। और इस दोषों की स्थिति में बदलाव आते के समय ही इन्हीं कारणों के द्वारा हमारे धातुओं में भी बदलाव आता है। हमारे शरीर के दुष्य, जिसको कहते हैं धातु और बल, इनमें भी बदलाव आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो जाती है। जब ये बड़े हुए दोष और कभी आए हुए कुछ ना कुछ बदलाव घटे हुए दुष्य एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते हैं, सम्मूर्छित होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, this interaction between the deranged bioenergies and deranged tissues वो व्याधि को निर्माण करते हैं। प्रकुपितानां विदोषानां शरीरे परिधावता यत्र संगः ख वैगुण्या व्याधिस्तत्रोपजायते। अगर आपके धातु बलवान है, आपके शरीर की स्थिति अच्छी है, और कुछ कारणवश कुछ आहार विहार आदि में बदलाव हुआ और आपके दोष स्थिति में तात्कालिक बदलाव हो गया, तो दोषों की स्थिति बदल जरूर जाएगी, पर आप व्याधित नहीं होंगे। व्याधित होने के लिए आपके शरीर में दुष्यों के साथ उनकी सम्मूर्छना होना जरूरी है, जिसे हम इम्यूनिटी के रूप में जानते हैं, व्याधि विघात कर भाव, जो व्याधि को होने नहीं देते, क्योंकि धातुओं की बलवानता वो संभाले रखते हैं। तो ये व्याधि की प्रक्रिया को भी समझना जरूरी है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि कौन से कारण है, उन कारणों से जो मूल कारण है हमारा इरेगुलर डाइट, कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी वो भी नहीं खा रहे, डॉक्टर एक साथ, ये अक्सर होने वाली स्थिति है। हमारे गुरुजी थे डॉक्टर भावी साठे साहब, वो अक्सर कहा करते थे कि आदमी पेट के लिए काम करता है, क्योंकि अग्नि मूलम बलम तोषा, अग्नि ही हमारे बल का कारक है। तो सबसे पहले अग्नि को आहुति दो और फिर काम पे जाओ।
और काम से आते ही पहला काम करो कि अग्नि को पुनः आहुति दो। इरेगुलर डाइट ये बड़ा कारण है बीमारियों का। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, अब काम के प्रति वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो तनाव निर्माण होता है। आज इस लॉकडाउन में हम अक्सर देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस लोगों में बहुत अधिक मात्रा में हो गया। हुआ कुछ नहीं है, अब तो घर का खा रहे हैं, बाहर खाना ही बंद है, होटल बंद है, बाहर जाना बंद है, किसी से एक्सपोजर होना बंद है, पर काम तो चालू है, ऑनलाइन काम करना है, तो काम की समय मर्यादा अमर्यादित हो गई। पहले तो 9 बजे ऑफिस जाते थे, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक काम करते थे और वापिस आते थे। अब क्या हुआ, ऑफिस घर में ही आ गया, तो काम करने का समय बदल गया, उसके कारण से तनाव शुरू हुआ। मैं नई जनरेशन के काफी सारे रुग्ण हमारे पास आते हैं, वो उनका प्रॉब्लम यही रहता है, तब रात में 10 बजे कॉल आता है, 12 बजे तक चलता है। अब क्लाइंट का कॉल है, उसको रोक भी नहीं सकते। और इसी तरीके के हर एक क्षेत्र में आज जिसके घर में बच्चे होंगे, उनका अलग अलग क्लास के बच्चे होते हैं, कोई एक ही क्लास के दो जुड़वा तो हर एक को नहीं होता है, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, वो एक साथ पढ़ना चाहते हैं, उसी एक ही जगह पर बैठकर। महानगरों में जो रहते हैं उनके साथ तो और भी समस्याएं हैं, जगह की कमी है, इसके कारण से भय और क्रोध की निर्मित, रिलेशनशिप अनस्टेबल हो जाती है। हम शहरों में रहते हैं, वहां पर अधिक मात्रा में पोल्यूशन है, हवा का पोल्यूशन है, खाने पीने का पोल्यूशन है, केमिकल का पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है, नींद की कमी आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी कमजोर हो गई, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, सबका मूल कारण वही है। और ये वर्क लाइफ का बैलेंस नहीं हुआ तो उसके परिणाम रूप ये रूट कॉज के कारण से जो वृक्ष मिलेगा हमें, वो हमें अलग अलग बीमारियों से बढ़ा हुआ घटित इस प्रकार से चलेमान इस तरीके से मिलेगा। हम अक्सर देखते हैं एलर्जी है, थायराइड है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कैंसर है, डिप्रेशन है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, एंग्जाइटी है, थायराइड की बीमारियां है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, महामारी की प्रक्रिया बदली भी हमें अक्सर मिलने लगी है। बच्चों में हम ये मानते थे पहले कि तनाव बच्चों में होता नहीं है, पर इन लॉकडाउन में इस प्रकार के कारणों के कारण से हमें बच्चों में भी तनाव की स्थिति मिलने लगी। अब इस रोग को समझना है, उसका निदान करना पड़ेगा, और इस निदान की प्रक्रिया जो है वो जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, ये डायग्नोसिस आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से 3 प्रकार से किया जाता है। या तो रुग्ण को जांच करो, आंख से देखो, दर्शनम, उसको ठीक से देखो, कहाँ कुछ है, शरीर में कुछ बदला हुआ है क्या, आकार मान में कुछ बदल है क्या, स्थिति में कुछ बदल है क्या, उनके सामान्य कार्य में कुछ बदल मिल रहा है क्या। दूसरी चीज स्पर्श करो, स्पर्श कर देखो। और तीसरी चीज जो रुग्ण को ध्यान में आती है ऐसी चीजों के बारे में उसे प्रश्न पूछो। तो ये 3 टूल हमारे पास है, इन 3 टूल के माध्यम से ही हर व्यक्ति परीक्षा करता है, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्न। और ये 3 ही परीक्षा के माध्यम से हम निदान की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्या मिलता है हमें इसमें, हमें जानकारी मिलती है दृश्य क्या है, यानी कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है, उसका कितना तीव्रता से इन्वॉल्वमेंट है, देशम कहाँ पर रहने वाला है, उस रुग्ण की इकोसिस्टम क्या है, उसका बल कैसा है, व्याधि का बल कैसा है, समय काल जो कैसा है, दुष्यम देशम बलम कालम, काल का मतलब है सीजन कौन सा है, दिन और रात का कौन सा प्रहर चल रहा है, खाना खाने के बाद का कौन सा समय है, उसकी प्रकृति कौन सी है जो उसके दोषों की स्थिति के आधार पर बनी है, उसका अग्नि कैसा है, कितना आहार वो पचा सकता है, उसकी उम्र क्या है, जैसे कि बाल्यावस्था में कफ की अधिकता होती है, मध्यायु में पित्त की अधिकता होती है और वृद्धावस्था में वात की अधिकता होती है। तो हमें उसका उम्र का पता चलना चाहिए, उसका सत्व कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो अल्प सत्व या हीन सत्व होते हैं, उनमें छोटी सी बीमारी भी बहुत तीव्रतर रूप लेकर जाती है। इन दिनों तो बड़ा
सामान्य हो गया है। आपको एक छींक नहीं आवे किसी कारणवश। ये जो हीन सत्व लोग हैं वो यही समझ के चलते हैं कि उनको कोविड हो गया है और उस कोविड के भय से अति पीड़ित होते हैं। और कुछ लोग जिनका मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य तीव्रतर ताकत वाला है, वो सही में कोविड होने के बावजूद भी अपने आप को संतुलित बनाए रखते हैं और उस पर क्या करना चाहिए उसका सलाह ठीक से लेकर उस बीमारी से बाहर निकलते हैं। तो सत्व की परीक्षा करना, सातवें की परीक्षा करना, इन दिनों सबसे बड़ी चीज हमें मिलती है जो है वो एलर्जीज, एलर्जीज टुवर्ड्स द फूड एंड एलर्जीज टुवर्ड्स द मेडिसिन। जो साथ में है, क्या हम खा सकते हैं और क्या असाथ में है, इसका ज्ञान भी हमें इस परीक्षा के द्वारा मिलता है। इसको हम दशविध परीक्षा भाव कहते हैं। दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृति मनलम वया। सत्व, सात्व तथा आहार। फूड क्या लेता है, वो कौन से क्वालिटी का लेता है, कितनी बार लेता है, कौन से समय में लेता है, हर एक चीज की प्रक्रिया कैसे करता है, उसमें क्या क्या सम्मिलित है, इन सब का ज्ञान हमें इन दशविध भावों से होता है। शास्त्रकारों ने आगे एक चीज और कही कि इनकी परीक्षा करनी का, भले दर्शन स्पर्शन प्रश्न करना है, करना किधर, तो शरीर के 8 भाव उन्होंने कहे। इन 8 जगह पर परीक्षा किया जा सकता है। वो है नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, रूप, आत्मा। ये जो 8 है, नाड़ी में, जिह्वा में, आंखों में, मूत्र में, शरीर की आकृति में, शरीर की त्वचा में, उसके आवाज में। ये दिनों आपने सबने पढ़ी होगी ये न्यूज कि कोविड के डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसराइल ने कुछ नई टेक्निक इजाद की, जो मुंबई में भी उन्होंने तकरीबन 50-60 हजार लोगों के वॉइस सैंपल्स लिए, क्योंकि व्याधि के माध्यम में आपके आवाज में बदलाव हो, तो उस आवाज के द्वारा निदान किया जाए। आंखों से आप देखते ही है, जैसे स्किन पे मैंने कहा स्पर्शन, हमारे स्किन पे हमारा थर्मो स्कैन होता है, आपकी त्वचा का ही परीक्षण है वो। अनेक प्रकार से मलमूत्र का परीक्षण, इन सब परीक्षा के जगह पर ये परीक्षा की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें नाड़ी, सबसे पहला अगर उसमें कुछ है वो है नाड़ी। और एक वैद्य वो होता है, अगर आपने हमारा ऊपर लोगो देखा होगा, नाड़ी गुरु पल्स डायग्नोसिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के नीचे एक लिखा है नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाश है। नाड़ी सभी तरीके के रोगों को प्रकाशमान करती है, यानी दृश्य करती है। अंधेरे से निकालकर आपको दृश्य स्वरूप में लाने का काम अगर कोई करता है तो वो है नाड़ी। नाड़ी परीक्षा करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, आपके शरीर में स्पंदित होने वाले भाग को देखना। उन्होंने उपमा बड़ी सुहानी दी थी। बिना बजाते हैं जो, तो बिना के तो तार उतने ही है, वो बदलते नहीं है, पर बिना बजाने वाला जितना अभ्यासु ज्ञानी होगा वो उतना ही उसमें से हर एक प्रकार के राग को प्रकाशित कर सकता है। उसी प्रकार एक तज्ञ चिकित्सक नाड़ी परीक्षक, एक तज्ञ नाड़ी परीक्षक आपके शरीर में होने वाली, घटित होने वाली हर वस्तु को प्रकाशमान करके उसको दृश्य स्वरूप में आपको समझा सकता है। ये बात तो एक नाड़ी चिकित्सक की, पर जब हम स्वयं की नाड़ी परीक्षा करने की बात करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए और उसमें आपके साथ क्या आपको उपयुक्तता होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा मजेदार भी है। आप अगर, आप में से किसी ने नाड़ी देखी है क्या कभी? अगर नाड़ी देखी है तो एक कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं और ये संभावना है कि मैं आपका वीडियो देख सकूं, तो देखो, आपकी 3 उंगलियां यहां रखो, लग रहा है पल्सेशन?
ये हमारी जो आंख की ऑर्बिट है, बिल्कुल नासा के बगल में। आप आपकी उंगली शांति से रखो, यहाँ स्पंदन मिलता है क्या? देखो जरा, वहां भी मिलता है, गलत पार्श्व में, यहाँ पर देखो स्पंद मिलता है क्या? मिलेगा, यहाँ पर स्पंद मिलेगा आपको, कक्षा में स्पंद मिलेगा। इसी तरीके से पाँव में भी अनेकों जगह पर स्पंद मिल सकता है, क्योंकि ये स्पंद रहना जीवित व्यक्ति का लक्षण है। और जैसे कि हमने बात की, आयुर्वेद का हमारा मूल पुरुष जो है, जो चिकित्सा अधिकृत पुरुष है, वो एक जीवित पुरुष होना चाहिए। और जीवित होने के लक्षणों में से एक लक्षण है उसके नाड़ी में स्पंद सातत्य से मिलना। और ये चीज, ये ज्ञान न सिर्फ भारतवर्ष में पर पूरे दुनिया में सबके साथ अनेकों हजारों वर्षों से है। कि बहुना मैं तो यह कहूंगा, जिस वक्त मानवीय आयुष्य की शुरुआत इस पृथ्वी तल पर हुई, इस धरा पर हुई, उस समय से उस व्यक्ति को ये स्पंदित होने वाले भाग शरीर के और जीवित अवस्था, इसका संबंध पता था। और तभी तो पुराण ग्रंथों से लेकर आज तक एक बात निश्चित रूप से देखी जाती है, अगर कोई बेहोश व्यक्ति मिलता है या उंगली रखकर देखा जाता है। आज भी आप भारत में रहो, अमेरिका में रहो, यूरोप के किसी देश में रहो, अफ्रीका में रहो, जापान में रहो, चाइना में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, कहीं भी रहो, जब भी आपको किसी बेहोश व्यक्ति की चिकित्सा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो अमूमन स्काउट्स को दिया जाता है, पुलिस को दिया जाता है, आर्मी के लोगों को दिया जाता है, हेल्थ वर्कर्स को दिया जाता है, अग्निशमन दल में दिया जाता है। उनको ये सिखाते वक्त सबसे पहली चीज दिखाई जाती है, यहाँ पल्सेशन लग रहा है कि नहीं वो देखो। अगर पल्सेशन चालू है इसका मतलब वो जीवित है। तो जीवन और इस नाड़ी में होने वाले स्पंदों का संबंध अनेकों हजारों वर्षों से लोगों को ज्ञात था। इसके अगर हम रेफरेंस, संदर्भ देखने का, आज जो उपलब्ध संदर्भ है उनको देखने का प्रयास अगर करते हैं, तो हमें ये निश्चित रूप से पता होता है, मिलता है जानकारी कि ये स्पंद और उसका जीवित और मृतावस्था के साथ का संबंध तकरीबन ईसा पूर्व 8,000 वर्ष तक से, यानी आज से 10 से 12,000 साल पहले भी मिलता था। आप किसी भी चिकित्सक के पास, किसी भी पैथी के चिकित्सक के पास जाओ, वो जब परीक्षा करेगा रुग्ण की, तब इनवेरिएबली अपने आप नाड़ी पे उसकी उंगली रखेगा रखेगा और रखेगा ही। ये बहुत नेचुरल और नॉर्मल है कि नाड़ी की परीक्षा करना, रुग्ण परीक्षा के दौरान। ये परीक्षा करते हैं तो आपने देखा होगा, ये परीक्षा जो होती है इसमें उस आर्टरी पर रखते हैं, कभी भी वेद पे नहीं रखते, क्योंकि हमें स्पंदन करने वाली वेसल को चेक करना है। और स्पंदन करने वाली वेसल वो वेसल्स है जो हृदय से शुरू होकर अपने अनेकों शाखाओं द्वारा शरीर के अंतिम भाग तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इनको आर्टरीज कहा जाता है। और इसमें हमें नियमित रूप से स्पंदन मिलता है। और ये स्पंदन क्यों मिलता है? उसका मूल कारण है हृदय में होने वाली रिदमिक कार्य प्रणाली। वो संकोच विकसित, संकोच विकसित, संकोच विकसित, संकोच विकसित, ये हृदय सातत्य से करता है। ऑन एवरेज ये माना जाता है कि 0.8 सेकेंड में हृदय एक बार पूरा आकुंचन पाकर पूरा फूलता है। अब इस आकुंचन जब भी हृदय का होगा, हृदय में से तकरीबन 140 ml से थोड़ा कम ज्यादा इतना रक्त वो महाधमनी में जाएगा, उससे शरीर के हर एक आर्टरी में जाएगा। ये सभी
ब्लड से भरी हुई है, इट्स अ क्लोज सिस्टम। तो जब भी इतने मात्रा में ब्लड जाएगा तो वो एक वेव तैयार करता है, क्योंकि ये ब्लड है अंदर, दूसरा ब्लड का फ्लो आया, वो फूलेगा, आगे जाएगा, फूलेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो एक वेव फॉर्म तैयार होता है, और ये वेव फॉर्म को हम पल्सेशन कहते हैं। इस वेव फॉर्म को हम पल्सेशन कहते हैं। और किसी भी वेव फॉर्म की तरह इसको भी एक ऊपर चलने वाला भाग है, एक सामान्य रूप से ऊपर रहने वाला है, और उसके बाद में नीचे आने वाला है। ये जब भी अंदर जाएगा तो फैलाव होगा आर्टरी का, तो उसकी ट्रांसवर्स मूवमेंट भी दिखेगी। देखो, ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, क्योंकि सिर्फ एक दिशा में नहीं होगा, ये सभी दिशाओं में फूलेगा। तो नाड़ी में होने वाले इस वेव को समझना ही नाड़ी परीक्षा है। बहुत आसान। नाड़ी परीक्षा जितनी आसान, फास्टेस्ट, बेस्ट, एक्यूरेट, नॉन इन्वेजिव और एब्सोल्युटली इकोनॉमिकल, फास्टेस्ट, फ्री, इकोनॉमिकल, इससे ज्यादा सस्ता कुछ नहीं आता। नाड़ी पे 3 उंगलियां रखो, काम हो गया। क्या चाहिए आपको? सिर्फ 3 उंगलियां। इन 3 उंगलियों को रखने मात्र से उसमें होने वाली इस वेव फॉर्म को समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो आपको नाड़ी की परीक्षा करके आए। अमूमन शरीर में अनेकों अवयव है जहां पर यह नाड़ी परीक्षा की जा सकती है, बहुत जगह पर, क्योंकि शरीर को रक्त का प्रवाह हर एक कोने को पहुंचता है। अगर रक्त नहीं पहुंचा किसी कारणवश, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से, तो वो भाग धीरे धीरे मृतप्राय हो जाएगा। यहाँ पर रक्त का आना और प्रचलन होना यह आवश्यक भावी है। परंतु आप कहीं भी गए, तभी आपने ये देखा है कि कोई रुग्ण आया, डॉक्टर साहब के टेबल पर पाँव रखा और बोला, डॉक्टर साहब चेक करो, गाड़ी देखो हमारी। नहीं, रुग्ण भी अपना हाथ आगे करता है, और वो डॉक्टर भी नाड़ी को देखने के लिए उसी हाथ को पकड़ता है, रिस्ट के नीचे, रिस्ट के बिल्कुल नीचे। ये हमारा जो रिस्ट है, इसके नीचे वाले हिस्से में, अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन में नाड़ी देखी। इसका कारण है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, ये शरीर की सबसे उन्नत सुपरफिशियल नाड़ी है, और ये शरीर की ओनली सबक्यूटेनियस नाड़ी है। इसमें त्वचा और नाड़ी के बीच में और कोई नहीं है, चर्बी वर्बी बोन मसल कुछ नहीं, इससे सबक्यूटेनियस आर्टरी। और इसके एक और वैशिष्ट्य है, एक बोन के ऊपर रखी हुई है, यहाँ जो हाथ का बोन है ना, तब ये मूवमेंट करने की क्षमता देता है, स्क्रूड्राइवर वाली। ये बोन जो है रेडियस बोन, उस रेडियस बोन के फ्लैट सरफेस के ऊपर रहता है। और तीसरी चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रेट फॉर्म में मिलती है हमें, सीधी। यहाँ नाड़ी सीधी है, और ये हमारे हाथ के नीचे वाले वनथर्ड हिस्से में इस तरीके से पूरे लक्षणों युक्त है। हमारे अगर तीनों उंगलियों से हमको अगर नाड़ी परीक्षा करनी है, अब देखो, ये तीनों उंगलियों से अगर नाड़ी परीक्षा करनी है तो कम से कम इतनी जगह तो हमें चाहिए जहां पर हम नाड़ी रख सके, और यही एक जगह ऐसी है जहां पर इससे ज्यादा जगह हमको मिलती है, इससे ज्यादा जगह हमको मिलती है। तो यहाँ पर इसलिए नाड़ी परीक्षा की जाती है, वो आप खुद करो या आपका चिकित्सक करे, नाड़ी परीक्षा करनी है आपको आपके हाथ पर। ये एक सामान्य जगह है, आप देख सकते हैं क्या, अंगूठे के बिल्कुल नीचे रिस्ट के साथ हम ये नाड़ी देखते हैं। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी जगह पर नाड़ी परीक्षा की जाती है।
अब इस जगह को आइडेंटिफाई कैसे करना, एक बड़ा आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ये आपका हाथ जो है ना, इसको इस तरीके से मोड़ दीजिए। जैसे आप मोड़ोगे, यहाँ पर आपको लाइंस दिखेगी, 3 लाइन, उनको कंकण रेखा कहते हैं, बैंगल लाइंस। ये रिस्ट बैंड के कारण से निर्माण होती है। या आप अंगूठे के नीचे अगर सीध में जाओगे तो यहाँ एक बॉडी प्रोमिनेंस दिखता है, इसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं या रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। या तो ये 3 रेखा या ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, दोनों की जगह एक ही है। जैसे कि आप साउथ बॉम्बे कहो या वीटी कहो, दोनों का मतलब एक ही है, बॉम्बे का वो हिस्सा। वैसे ही कंकण रेखा के नीचे कहो या स्टाइलॉइड प्रोसेस के बाद में कहो, पास कहो, जगह दोनों से एक ही निर्देशित होती है। ये यहाँ पर आपको पहले तो ये तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, उसको रखना है। उसके बाद में ये दूसरा फिंगर है, पहले तर्जनी जो अंगूठे के सबसे नजदीक होगी, उसके बाद दूसरा फिंगर, उसके बाद तीसरा फिंगर, तीनों एक दूसरे को सटा कर। अब नाड़ी परीक्षा करते वक्त हमको क्या देखना है वहां पर हम देखते हैं रिदम, रेट, फोर्स। रिदम का मतलब है वो नियमित है या अनियमित है। रेट का मतलब 1 मिनट में कितनी बार चलती है, उसकी ताकत कितनी है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ताकत ही है जो हमें अंडरलाइन प्रक्रिया की तीव्रता को दर्शाती है। एक चीज और देखी जाती है, अगर हम आयुर्वेद शास्त्र से हिसाब करें तो पुरुषों के दाहिने हाथ की नाड़ी और स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हम सजेस्ट करते हैं दोनों हाथ की नाड़ी देखो। अगर उस हिस्से में कोई डिफॉर्मिटी हो, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो, ट्यूमर जैसा हो, तो दोनों नाड़ियों में बदलाव दिखता है, अन्यथा दोनों नाड़ी एक जैसी होती है। तो आपने एक कैसे देखना, फिर से एक बात ध्यान में रखिएगा, कंकण रेखा को आइडेंटिफाई करिएगा, और कंकण रेखा को आइडेंटिफाई करने के बाद पहले ये इंडेक्स फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मिडिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इनको आपने क्रम से रखना है, पहले तर्जनी, बाद में मध्यमा और बाद में अनामिका। ये तीनों चीजें एक साथ रखनी है, और एक साथ रखने के साथ ऐसा गैप नहीं रखना है, ऐसा ऐसा फैला के नहीं रखनी है, तीनों एक दूसरे को जोड़ कर रखनी है और एक लाइन में रखनी है। और कोशिश करना है कि आपकी तीनों उंगलियां जो है वो एक लेवल में हो, ऐसी ऊपर नीचे नहीं हो। ये हमारी तीनों उंगलियां जो है वो एक स्तर पर होनी चाहिए, एक प्लेन पर, एक लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि नाड़ी उसी लेवल पर है। तो हमें तीनों उंगलियों के नीचे समान उपयोगिता से नाड़ी देखनी पड़ेगी। अगर हमारी उंगलियां आगे पीछे हो गई तो हमारे बीच वाले उंगलियों से ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो हमारा निदान की प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। हमें 2 लेवल्स देखनी है, हमने आपको कहा था 2 लेवल देखेंगे। 2 लेवल में पहली लेवल है सुपरफिशियल लेवल। सुपरफिशियल लेवल में हम क्या करेंगे, कम से कम दबाव के साथ नाड़ी देखेंगे, मिनिमम प्रेशर के साथ। और दूसरा है डीप लेवल, जो मैक्सिमम प्रेशर के साथ। अब कैसे देखना है, आपने अपनी जगह निश्चित कर ली, उंगली रख दी, और आपको नाड़ी में स्पर्श का अनुभव करना है। नाड़ी में स्पर्श का अनुभव करते हुए आपको ये देखना है कि आप कम से कम दबाव के साथ तीनों उंगलियों के नीचे का स्पर्शन महसूस कर सकते हो सकता है कि आपके किसी उंगली पर स्पर्शन न महसूस हो, कोई चिंता की बात नहीं है, पर किसी न किसी उंगली पे तो स्पर्श महसूस होना बहुत जरूरी है। ये कम से कम दबाव के साथ, मिनिमम प्रेशर के साथ देखना है। इन हर एक उंगली के नीचे आपको 2 तरीके से नाड़ी देखनी है, आपको 2 तरीके से नाड़ी देखनी है। कौन से उंगली के नीचे लग रही है, नंबर 1, उसका फोर्स कितना है, नंबर 2, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम आएंगे, ये दोनों जगह पर इंडेक्स फिंगर जो है वो वात को दर्शाता है, मिडिल फिंगर जो है वो पित्त को दर्शाता है, और रिंग फिंगर जो है वो कफ को दर्शाता है।
तर्जनी वात को, मध्यमा पित्त को और अनामिका कफ को। और इसके जो फोर्स लग रहा है आपकी उंगली पर, जिस फोर्स के साथ नाड़ी आकर टच कर रही है, उसको गिनने का भी हमने एक 4 पॉइंट स्केल बनाया है। और वो 4 पॉइंट स्केल बहुत आसान है। एक है नाड़ी नहीं लगना, उसको कहते हैं 0। भाई नाड़ी लगी ही नहीं, तीनों उंगलियों के नीचे नाड़ी नहीं लगी तो बड़ा चिंतात्मक भाग है। रेखा जो उंगली के नीचे नाड़ी नहीं लगना, ये सामान्य वस्तु है। नाड़ी नहीं लगे तो 0। वीक नाड़ी लगे, बिल्कुल दुर्बल सी सूत जैसी 3D नाड़ी लगे तो वो है 1+। मीडियम नाड़ी लगे, मॉडरेट, और फुल ताकत के साथ लगने वाली नाड़ी है वो है 3+। दोनों के बीच में, वीक और 3+ के बीच में जो है वो मॉडरेट नाड़ी है, जिसको हम 2+ के रूप में लिखते हैं। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है वहां पर होने वाले दोषों के कार्यों के साथ। दोषों का कार्य अधिक, नाड़ी का ताकत अधिक। दोषों का कार्य कम, नाड़ी का ताकत कम। वो फिर वात के स्थान में हो, पित्त के स्थान में हो या कफ के स्थान में। हमें वात, पित्त और कफ ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो नाड़ी परीक्षा करते वक्त हमें जो इंडेक्स फिंगर में नाड़ी लगी सुपरफिशियल में, जहां पर हम मिनिमम प्रेशर के साथ देख रहे हैं, बहुत समझने की बात है। अगर इंडेक्स फिंगर में लगी तो वो है वात का, और वो वात का क्या बताता है? स्थान बताता है। वो क्या बताता है? वात के स्थान बताता है। और वात के स्थान कौन से? पक्वाशय, कटी, सप्तिक, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शन इंद्रिय। स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। जैसे कि आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन है, यह है वात का स्थान। कटी का एरिया, लंबर एरिया जो है वो है वात का स्थान। आपकी थाइज है वो है वात का स्थान। आपके कान है वो है वात का स्थान। आपकी हड्डियां है वो है वात का स्थान। आपका त्वचा, पर त्वचा का वो भाग जो स्पर्शन से संबंधित है, वो भाग जो है वो वात से संबंधित है। इन सब में अगर प्रध्वान कोई होगा तो आपका पक्वाशय, कोलोनिक एरिया, जो एक्सक्रीटरी एरिया है, वो सबसे प्रधान है, क्योंकि वही सभी बातों को नियंत्रित करता है और पोषण भी देता है। ठीक है। अब हम दूसरे शब्द पर जाएंगे। मध्यमा पर अगर स्पर्श लगता है तो मध्यमा इंडिकेट करती है पित्त का स्थान। मध्यमा इंडिकेट करती है पित्त का स्थान। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आमाशय, जो पचन का एरिया, नाभि का एरिया जो है पचन का एरिया। स्वेदो, ओसिना, लसिका, जो शरीर के अंदर द्रव धातु है उसका। खून, खून में अगर कोई गड़बड़ है तो हमें मध्यमा में होगा। शरीर में पोषण का भाग, रस धातु। आंखें, त्वचा, पर त्वचा में त्वचा का वर्ण और उसका कॉम्प्लेक्शन, कांति, ये पित्त के अंतर्गत है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाभि का, पेट का इलाका है, जहां पर पचन की संपूर्ण प्रक्रिया घटित होती है, क्योंकि पित्त का नाम ही है पचन करने वाली ऊर्जा। तो पचन के रूप में जहां होगी, जहां पर हम बात को कहते हैं कि काइनेटिक ऊर्जा है, शरीर में मूवमेंट की ऊर्जा है, सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें कहाँ नजर आती है? एक्सक्रीटरी पोर्शन में, अपान के क्षेत्र में, बाहर निकालने वाले क्षेत्र में, पक्वाशय में। और अगर उसमें गड़बड़ी हो गई, सोचो आपको 8-10 दिन से मोशन ही नहीं हुआ, आपकी मानसिक शारीरिक सभी स्थितियां खराब होने वाली है। वात बिगड़ा वो सबको लेके बिगड़ता है। तीसरा स्थान जो है, जो रिंग फिंगर पर हमें अनामिका पे मिलती है अगर स्पंदन, तो वो हमें बताती है कफ के स्थान। कफ के स्थान क्या है? उरक, सबसे इंपॉर्टेंट। चेस्ट, रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी एरिया जो है वो। कंठ, माथा, शिर, पैंक्रियास, क्लोब, पर्व, ये जो जॉइंट्स है, छोटे छोटे जॉइंट। आमाशय, स्टमक में, जिसमें अन्न आने के बाद सबसे पहले रुकता है, वो जगह जहां पर उसको लिक्विफाई किया जाता है, एक चाइम में कन्वर्ट किया जाता है, वो एरिया। शरीर के सभी बॉडी फ्लूइड्स, पेट, नासा और जिह्वा, ये कफ के स्थान है। और इनका ज्ञान हमें होता है सुपरफिशियल लेवल पर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उरस्थान, क्योंकि वो बाकी कफों को पोषण देता है। अब यहाँ पर जो हमें देखना है, जैसे मैंने आपको कहा था
कि हमें दोषों के बारे में जानकारी देता है सुपरफिशियल लेवल, तो दोषों के स्थान के बारे में जानकारी देता है उंगली, वहां की तीव्रता के बारे में जानकारी देता है, वहां मिलने वाला फोर्स वो 1+2+ या 3+ हो सकता है, पर वहां के कार्य की जानकारी हमें उस नाड़ी की मॉर्फोलॉजी, नाड़ी का आकार, नाड़ी का स्पर्श हमें कैसे लग रहा है उसको ध्यान में रखकर होता है। क्योंकि दोष 3 है तो सब बिल्कुल निश्चित है कि नाड़ी की गतियां भी 3 होगी, इनको हम नाड़ी के गति के रूप में समझते हैं। हाउ द पल्स इज मूविंग, ये आपको स्पर्श से ध्यान में आता है। ये 3 प्रमुख है। कौन सी 3 प्रमुख है? पहली है सर्प गति, दूसरी है बंदूक गति और तीसरी है हंस गति। ये 3 जो प्राणी सृष्टि में हमें दिखते हैं उनके समान है। तो सृष्टि में दिखने वाले प्राणी की मूवमेंट के समान मूवमेंट अगर हमें नाड़ी में मिलती है तो वो हमें उन उन दोषों के कार्य के बारे में, क्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। तो आसान काम हो जाएगा। तो पहले तो ध्यान में रखिए कि सर्प लाइक मूवमेंट कैसी होगी। सांप को चलते हुए किसी ने देखा है क्या? वो रेंगता हुआ चलता है, पर आप उसकी रेंगने की गति देखेंगे ऐसी नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो आपको नाड़ी पे उंगली रखी आपको और हॉरिजॉन्टल स्पर्श लगने लगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और उसके बल में कमोबेशी होने लगी, तो ये निश्चित रूप से इंडिकेटिव है सर्प गति का। इसका मतलब वहां पर वात का कार्य चालू है, या तो वेदना है या तो मूवमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी उस अवयव में हो रही है जहां पर यह स्पर्श आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आपके वात के स्थान में मिले, पित्त के स्थान में मिले या कफ के स्थान में मिले। जहां पर हमें सर्प गति मिलेगी उस जगह पर वात का कार्य चल रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलती है। दूसरी गति है मंडूक गति, मेंढक जैसी नाड़ी। जैसे फ्रॉग या मेंढक चलता है, मेंढक को चलते हुए आपने अगर देखता है तो वो चलता नहीं है कभी, वो कूदता है और सामने वाली दिशा में कूदता है। अगर हमें नाड़ी में ये कूदने वाला स्पर्श मिले, बिल्कुल ऐसा आगे की तरफ जोर से कूदने वाला स्पर्श मिले, तो ये है मंडूक गति। वो हमें पित्त की एक्टिविटी दिखाता है। पित्त की एक्टिविटी का मतलब है थर्मोजनरेशन, अल्ट्रेशन इन द कलर्स, ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इसमें से कुछ ना कुछ एक मिलेगा। और तीसरा है, अगर हंस को आपने कहीं वीडियोस में या कहीं पिक्चर में या कहीं किसी लेक्स में देखा होगा, तो आपको हंस को चलते हुए देखेंगे तो बिल्कुल ध्यान में आएगा वो एक सीध में चलते हैं, बिल्कुल सीध में, और बहुत सटल चलते हैं। तो अगर आपको एक सीध में नाड़ी लगे और एक सटल सा स्पर्श लगे तो वो हमें हंस गति बताता है। हंस गति हमें कफ की एक्टिविटी बताता है कि कफ कैसे कार्यरत है। उस जगह पर जहां पर आपको नाड़ी मिलेगी वहां पर कफ का कार्य चल रहा है। अगर इसको समझना चाहते हैं, जैसे कि इंडेक्स फिगर में आपको सर्प गति मिली, मतलब वात के जो स्थान हमने गिनाए हैं उन स्थानों पर वात का कार्य चल रहा है। यहाँ पर हमें मंडूक गति मिली तो वहां पर ही उन्हीं वात के स्थानों पर पित्त का कार्य चल रहा है, और उन्हीं पे हमें अगर हंस गति मिली तो वहां पर मतलब ये होगा कि वात के स्थान में कफ का कार्य चल रहा है। वैसे ही पित्त के स्थान में वात पित्त कफ का कार्य हो सकता है, या कफ के स्थान में वात पित्त कफ का कार्य हो सकता है। ये शरीर के अवयवों में कहाँ पर दोषों की क्या घटना चल रही है इसके बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो वो जानकारी हमें इस सुपरफिशियल लेवल में मिलती है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि ये बैलेंस शीट है, या आपके शरीर में दोषों की ओवरऑल स्थिति क्या है इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और ये ओवरऑल स्थिति आपके प्रकृतिस्थ स्थिति के अलावा अगर है, ये ओवरऑल स्थिति अगर आपके प्रकृति के स्थिति के अलावा है, अतिरिक्त है, तो आपको वो अक्सर बीमारी का इंगित करती है। अगर वो प्रकृति के समान है तो आपकी स्वास्थ्यावस्था की जानकारी आपको मिलती है। तो प्रकृति की जानकारी कैसे करना नाड़ी के द्वारा,
किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा आसान है। अमूमन आयुर्वेद कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो एक बड़ा सा प्रोफार्मा दिया जाता था। शुरू शुरू में 25-30 प्रश्न होते थे और जैसे हम एमडी करने लगे तो 15 पन्ने का प्रोफार्मा होता था। वो भरना पड़ता था हर एक रुग्ण की प्रकृति को समझने के लिए, और उसके बावजूद भी दोषों की माइन्यूट अवस्था को समझना बड़ा मुश्किल सा उसमें लगता था। पर जब हमने नाड़ी परीक्षा सीखना शुरू किया तो हमारे ध्यान में आया कि नाड़ी परीक्षा के द्वारा सहजता से, तात्कालिक, आसानी से और सटीक प्रकृति का ध्यान हो सकता है। इसके लिए प्रक्रिया बड़ी आसान है। नाड़ी हमको उसी स्थान पर देखनी है और उसी तरीके से हमारी उंगलियां भी रखनी है। पर पहले हमने देखा सुपरफिशियल देखने के लिए विथ मिनिमम प्रेशर नाड़ी देखी। यहां पर आपको मैक्सिमम प्रेशर के साथ नाड़ी देखनी, पूरी तरीके से दबाना, पूरे तरीके से दबा देना। अगर आप दबाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आपके नाड़ी के स्पंद बंद हो चुके हैं। उसको धीरे से छोड़ना। जैसे ही नाड़ी में स्पंद पुनः स्थापित होने लगे वहीं पे रुक जाना। जैसे नाड़ी में स्पंद पुनः स्थापित होने लगे वहीं पे रुक जाना। अगर उसके ऊपर चले गए आप तो हो सकता है कि आप अलग स्तर पे जाओ और आप प्रकृति का निर्धारण न कर सको, कुछ और निर्धारण करो, क्योंकि नाड़ी में अनेकों स्तर होते हैं और अनेकों स्तर पर अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है। तो हमें जरूरत है कि प्रकृति का ज्ञान लेना है तो नाड़ी को दबाना, पूरी शिद्दत से दबा देना, स्पंद को बंद करना और बंद करने के बाद धीरे से उसे छोड़ना। जैसे स्पंद फिर से चालू हो गया वहीं पे रुकना और स्पर्श कौन से उंगली के नीचे लग रहे हैं उसका अनुमान लगाना और उसके तीव्रता का भी अनुमान लगाना। जो तीव्रता आपने बताई आपको 1+, 2+, 3+, और कभी कभी संभावना है कि आपको स्पंद न लगे तो 0। तो आपको हर एक उंगली के नीचे कितनी तीव्रता से स्पर्श लगता है उसके माध्यम से आपको प्रकृति का निर्धारण करते आएगा। जैसे हमने पहले बताया था कि प्रकृति निर्धारण करने में एक दोषज प्रकृति सामूहिक रूप से चरक कहते हैं कि नहीं कि दोष जात प्रकृति, एक दोषज प्रकृति होती नहीं। हमें हमेशा कॉम्बिनेशन मिलता है और ये कॉम्बिनेशन हमारे जिंदगी में 7 प्रकार के होते हैं। वात पित्त जिसमें वात की प्रधानता हो, पित्त वात जिसमें पित्त की प्रधानता हो, वात कफ जिसमें वात की प्रधानता हो, कफ वात जिसमें कफ की प्रधानता हो, पित्त कफ जिसमें पित्त की प्रधानता हो और कफ पित्त जिसमें कफ की प्रधानता, और 7वां जो है उसमें वात पित्त कफ तीनों इक्वल मात्रा में। ये जब मिक्स्ड होते हैं उसमें किसी एक का अधिकता होती है और दूसरा जो है वो उससे थोड़ा कमजोर होता है। होते 3 ही दोष हो शरीर में, तो 2 दोष होंगे ऐसी संभावना नहीं है। तीनों दोष होते हैं पर 2 प्रधानता से होते हैं, एक ज्यादा स्ट्रांग और एक थोड़ा कम स्ट्रांग। इनको हम प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं। और जब अगर हमको तीनों दोष हो, तीनों उंगली के नीचे एक जैसी स्पंद लगे तो वो त्रिदोषात्मक प्रकृति है। वहां पर किसी एक की अधिकता नहीं है, तीनों दोष समान रूप से कार्यरत है। इनको अगर हम समझने का प्रयास करें, वात प्रधान वात पित्त कफ का हो, वात प्रधानता है और ये वात पित्त टाइप का है। ये पतले से लोग होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत आसानी से दोस्ती करते हैं, बहुत बातें करते हैं, व्यवसाय करने का बड़ा प्रयास रहता है। इनका डाइजेशन अच्छा होता है और ये वात प्रकृति के माध्यम से इनको ठंड को सहन कर सकते हैं। आवाज और मूवमेंट में इनको तकलीफ होती है। अगर उनमें थोड़ा पित्त अधिक मात्रा में हो तो बड़ा कल्पना शक्ति दौड़ाते हैं ये लोग। इनको व्यसन लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। पित्त प्रधान वात यानी पित्तवात प्रकृति है तो ये मीडियम बिल्ड के लोग होते हैं और वात पित्त से अधिक थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से
मस्कुलर होते हैं, ये तेज काम करते हैं, स्टैमिना भी इनका अधिक होता है, पर हल्के फुल्के में चल जाते हैं। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी होती है, खान पान की क्षमता अधिक होती है, पर अगर ये स्ट्रेस में आ जावे तो डर या भय को तुरंत दिखा देंगे। इनसिक्योरिटी की फीलिंग इनमें सबसे अधिक होती है, टेंस अक्सर रहते हैं, उनको बड़े फूडी होते हैं, खाने पीने की बड़ी इच्छा होती है और उनकी मेमोरी भी बड़ी अच्छी होती है। इनको सुनना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सटीक बात करते हैं, पर बहुत गर्मी हो तो उनको सहन नहीं होती। वात कफ प्रकृति में दोनों दोष विरुद्ध प्रकृति के हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिसिजिवनेस यही आपको प्रिडोमिनेंटली दिखेगा। ये वात की प्रधानता के कारण से थिन फ्रेम वाले होंगे, परंतु कफ के कारण से आराम से काम करने वाले होंगे। जब तक तनाव में नहीं है तब तक शांति से काम करेंगे, जैसे ही तनाव आ गया ये बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ वस्तु को संभाल के रखने की इनकी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। इनको ठंड बिल्कुल सहन नहीं होता है, इनकी आहार पचने की प्रक्रिया स्लो होती है और खाना बिल्कुल कम मात्रा में खाते हैं। कफ प्रधान प्रकृति के लोग हैं, इसका थोड़ा सा बिल्ड बड़ा होता है और यह बहुत स्लो चलते हैं, शांति से रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, पर उत्साह की कमी होती है। वो दिखाना चाहते हैं कि उनको एथलेटिक है, उनका स्टैमिना भी अधिक होता है, परंतु उनके पचन की प्रक्रिया में अक्सर तकलीफ होती है और सर्दी खांसी से अक्सर परेशान रहते हैं। अब हम पित्त कफ की जोड़ी को देखते हैं। ये पित्त प्रधान अगर पित्त कफात्मक है तो वो पित्त की इंटेंसिटी लिए हुए मस्कुलर लोग होते हैं, बल्कि होते हैं। गुस्सा भी इनको बड़ा तगड़ी से आता है और दूसरे की निंदा करने की प्रक्रिया इनमें अधिक होती है, ऊर्जा भी अधिक होती है, परंतु खाना इनसे नहीं छूटा जा सकता। भूखे रहना इनके बस का रोग नहीं है, पर ये जल्दी से बीमार भी नहीं होते। अगर कफ प्रधान पित्त के लोग होते हैं तो ये ज्यादा मोटे होते हैं, गोलाकार शरीर यष्टि होते हैं। हमें देख लीजिए, कफ पित्त प्रकृति के हैं, आराम से चलते हैं, रिलैक्स रहते हैं, उनकी ऊर्जा एक फिक्स तरीके की रहती है। उनको व्यायाम करने की इच्छा जरूर होती है पर करते नहीं है। ये होते हैं पित्त प्रकृति, पित्त कफ पित्त प्रकृति के लोग। ये कभी कभी आरोगेंट होते हैं और कोई उन पे निंदा करे तो आसानी से उत्तर नहीं देते। और अगर ये तीनों दोष एक समान हो तो ये बड़ा डिफिकल्ट है उनको बताना, क्योंकि सभी दोषों के अलग अलग गुण एक साथ देखने को मिलते हैं। ये अच्छे तरीके से लंबी आयुष्य जीते हैं, जल्दी बीमार नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। पर अगर ये बीमार हो गए तो उनको चिकित्सा करना उतना ही तकलीफ देह होता है, क्योंकि अब अगर किसी एक को ठीक करने जाए तो दूसरे दोष में विकृति मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो आज का संवाद हम आपके साथ कर रहे हैं, इसका ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये सामान्य आदमी के लिए काम का है? अब इतनी देर से बात कर रहे वात पित्त कफ कफवात पित्तवात कफ पित्त कफ पित्त कफवात पित्त, हाँ, शरीर में होने वाली ऊर्जा, उनके होने वाली घटना, एक दूसरे के साथ मिश्रित होने वाले व्याधि, और ये बड़ा वो बड़ा, इसका अवयव उधर उसका अवयव उधर, क्या ये इम्पोर्टेंट है? यस, इट इज अल्टीमेट इम्पोर्टेंट। अल्टीमेट कैसे? क्योंकि हम हर एक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है,
कि वो लंबा जिए और स्वस्थ जिए। कोई भी ये नहीं चाहता है कि मैं बीमार होकर बिस्तर में पड़ा रहूं। हम अक्सर हमारी ऊर्जावान आयुष्य की चिंता करते हैं, और इसके लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है हमारे दोषों को, ये बायो एनर्जीज को उस लेवल में रखना जो लेवल में हमारे प्रकृतिस्थ स्थिति थी। और ये तभी संभव होगा जब आपको अपने प्रकृतिस्थ स्थिति का अंदाजा होगा, आपको जानकारी होगी कि आपके शरीर में दोषों की स्थिति क्या होती है, और तभी आप उन दोषों को उस स्थिति में रखने का संयुक्तिक प्रयास कर सकोगे, उस आहार विहार का, उस कार्य पद्धति का अनुलंब कर सकोगे, जिसके माध्यम से आप इस दोषों की स्थिति को नियंत्रित कर सको। ये उस तरीके से होना चाहिए जिससे हमारे शरीर में होने वाले नेचुरल वेरिएशंस जो है, नेचुरल वेरिएशंस क्या है, वही अहोरात्रि भुक्तानाम त्यान्त मध्य आदि का क्रम, उम्र के, दिन के, रात के और आहार के पश्चात का पहला काल कफ का होता है, दूसरा काल पित्त का होता है, तीसरा काल वात का होता है। ये बदलाव सामान्य बदलाव है, ये आपको बीमार नहीं करते, ये कालिक परिवर्तन है। इसको ध्यान में रखते हुए दोषों की स्थिति होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको मिलनी चाहिए वो है अभी की आपकी स्थिति क्या है। इस क्षण को जब मैं आपकी नाड़ी देखता हूं तो आपके नाड़ी में, अपनी खुद की नाड़ी में मुझे अभी दोषों की स्थिति क्या मिलती है। प्रकृति का तो ज्ञान हमने कर लिया, पर हमें इस मिनट के दोषों की कार्यकलाप का ज्ञान होना चाहिए। यह हमें सुपरफिशियल लेवल पे मिलता है। यह हमें वो चीज बताता है कि अभी मेरे कौन से दोष कार्यरत है, कितनी तीव्रता से है और कहां पर है। इन्हीं की जानकारी का मतलब तो निदान होता है। अगर आप बीमार हो रहे हो तो ये निदान के रूप में कार्यरत होगा, और अगर आप बीमार नहीं हो रहे हो तो ये प्रेडिक्ट करेगा कि आप बीमार होने की संभावना है या नहीं है, आप स्वस्थ रहोगे या नहीं रहोगे। ये पर्सनलाइज्ड है, प्रेडिक्टिव है, और इसी कारण से प्रिवेंटिव भी है। इट इज अ पर्सनलाइज्ड, प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव टूल फॉर मेंटेनिंग ऑफ योर हेल्थ। इसलिए नाड़ी देखना चाहिए। जैसे हमारी वात प्रकृति है, वात प्रकृति है का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जिसकी प्रकृति में, कॉन्स्टिट्यूशन में वात है, वो प्रोन है वात की बीमारी के लिए, शरीर की रुक्षता के लिए। अगर थोड़ी भी रुक्षता उसके आहार विहार में आ गई, थोड़ी भी ठंडी को एक्सपोजर हो गया, थोड़ी भी खरता को एक्सपोजर हो गया, खाने में रूखा खाना खा गया, रूखा व्यवहार हो गया, तो वो तुरंत वात को बढ़ाएगा और बीमारी की तरफ जाएगा। इस व्यक्ति को ठंड बिल्कुल सहन नहीं होगी। अगर ये पित्त वाला है तो उसको उष्णता सहन नहीं होगी, तीखा खाना सहन नहीं होगा। आपको, जिसको हम स्पाइसी फूड कहते हैं, वो खाना आपके लिए नहीं है। जो प्रिजर्व फूड है वो आपके लिए नहीं है। आपको अलग तरीके से आहार को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको स्वीट, कषाय रसात्मक, कड़वी चीजों का सेवन करना पड़ेगा जो पित्त को कंट्रोल करे। आपको प्रकृति मालूम होगी तभी ये आहार विहार पे आप नियंत्रण कर सकोगे। पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और वो अगर धूप पे घूमने को निकलेगा बिना किसी संरक्षण के साथ, तो निश्चित है उसके शरीर के पित्त की स्थिति बिगड़ेगी और वो बीमार होगा। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य की संरक्षण के लिए, अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमें हमारे प्रकृति का भी ज्ञान होना जरूरी है, और प्रकृति के साथ साथ आज की अभी की दोष स्थिति का भी ज्ञान होना जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डअप जो हमारी प्रकृति है और अभी की दोष स्थिति है, इसके बीच में अगर वेरिएशन आता है तो क्या करने से वो मैं नियंत्रित कर सकता हूं, क्या करूंगा तो उसे रोक सकता हूं, इससे और अधिक खराब होने की प्रक्रिया नहीं होने सकता हूं। ये ज्ञान हमें इन दोनों लेवल की नाड़ी परीक्षा के द्वारा हो सकता है, और उसके माध्यम से आप रोगों को रोकने में सक्षम बन सकते हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो वो हमें जल्दी निदान करने में सहायकारी होती है, और जैसे ही जल्दी निदान होगा वैसे ही
हमारी अच्छी चिकित्सा होने की संभावना अधिक बढ़ेगी। मैं कोविड का उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर आपने सब आंकड़े जो भी मीडिया में प्रकाशित हो रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स बता रहे हैं और हमारे अपने अनुभव है, उनको हम देखते हैं, तब एक चीज बड़ी प्रकट रूप से आती है कि अगर सही निदान हो गया और जल्दी एडमिट हो गया तो कोविड में मृत्यु होने का प्रमाण बिल्कुल निग्लिजिबल है। अगर आपने देर कर दी और बीमारी सीवियर होने के बाद पहुंचे तो निश्चित है आपके लिए सीवियरिटी बहुत अधिक होगी और तकलीफ बहुत अधिक होगी, ज्यादा दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। और यही जो कोविड के लिए लागू है, शरीर के हर वस्तु को लागू है। दूसरा प्रश्न आपके जहन में आना चाहिए, जो मेरे जहन में अक्सर आते रहता है, ये इतना अच्छा शस्त्र है, इतना अच्छा टूल है कि लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बड़ी गर्हनीय बात, सोचने की बात है। अगर अच्छी वस्तु है और आप उसके बावजूद हमारे पास है भी और उसके बावजूद हम प्रयोग क्यों नहीं करते? इसके शायद दो कारण मुझे नजर आते हैं। सटीक नाड़ी परीक्षा करना और साकल्य से निदान करना, ये एक अनुभव सिद्ध अभ्यासु नाड़ी चिकित्सक के लिए संभव है, क्योंकि संपूर्ण नाड़ी परीक्षा 5 से 7 स्तरों में की जाती है और अलग अलग मायनों से की जाती है। और ये मात्र आयुर्वेद में नहीं, पर दुनिया के अनेक शास्त्रों में, खास करके जितने भी ओरिएंटल मेडिकल साइंसेस है, सब जगह पर की जाती है। ये एक बड़ा सशक्त शस्त्र के रूप में जाना जाता था और थोड़े ही लोगों को ज्ञात था, तो वो उन्होंने कभी बांटा ही नहीं। वैद्यों के साथ भी नहीं बांटा, तो सामान्य व्यक्ति की बांटने की तो बहुत ही मुश्किल थी। नाड़ी परीक्षा के बारे में सामान्य व्यक्तियों में कभी कहा ही नहीं गया। सामान्य व्यक्ति नाड़ी परीक्षा करेगा, ये बिल्कुल अपेक्षित नहीं था, पर ये कोविड ने हमें ये बाध्य कराया। हमने ये देखा कि अगर वो अपनी नाड़ी परीक्षा कर सकता है तो वो आसानी से ठीक हो सकता है। और इसीलिए कॉमन मैन से थोड़ा सा ये दूर गया। एक और बात, पहले नाड़ी परीक्षा सिर्फ हाथों से, उंगलियों के द्वारा की जाती थी, तो वो एक सापेक्षता के साथ होती थी, सब्जेक्टिव होती थी। हर एक व्यक्ति का अपना नाड़ी परीक्षा करने की प्रक्रिया होती थी। पर जैसे ही कृत्रिम प्रज्ञा का प्रवेश हुआ और वैद्यकीय शास्त्र में कृत्रिम प्रज्ञा का, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम प्रज्ञा का प्रयोग होने लगा, तब से नाड़ी परीक्षा की दिशा में बड़ा काम होने लगा। नाड़ी परीक्षा के यंत्र बहुत सारे आए। मैंने ये नाड़ी परीक्षा मैनुअल तरीके से सीखी और पहला काम किया मैंने, इसका यंत्र बना सकते हैं क्या, उसकी कोशिश की। मैंने पीएचडी में रजिस्टर किया और कोशिश की कि क्या मैं, मेरा सब्जेक्ट था यूज ऑफ एआई इन आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, तो कृत्रिम प्रज्ञा का प्रयोग रुग्ण के निदान में किया जा सकता है क्या। मशीन लर्निंग और एआई बेस्ड टूल्स, इन्होंने ये बहुत सारा काम इस विषय में किया है और आज बहुत सारे यंत्र उपलब्ध हैं। अब यंत्रों में क्या होता क्या है, जैसे आपने देखा कि नाड़ी परीक्षा 3 उंगलियों के द्वारा करते हैं, तो उस पर प्रेशर देके करते हैं, तो प्रेशर प्लेथिस्मोग्राफ होता है, पीपीजी। दूसरा होता है, दूसरा भी पीपीजी है, इसको फोटो प्लेथिस्मोग्राफ कहते हैं, जिसमें लाइट के माध्यम से अगर आप आपकी उंगली लाइट के अगेंस्ट में पकड़ेंगे तो आपको वो लाल रंग की दिखेगी। वो ब्लड फ्लो को आइडेंटिफाई करता है, तो उस ब्लड फ्लो को, उस कैपिलरी में से जो होने वाला फ्लो है, उसको चेक करने का प्रक्रिया, उन आर्टरीज को चेक करने की, कैपिलरीज को चेक करने की प्रक्रिया होती है फोटोप्लेथिस्मोग्राफ से। तीसरा होता है, नाड़ी का जो वहन है वो एक ट्यूब में से है, तो उसमें से एक आवाज भी क्रिएट होती है। उस ऑडियो को हम हार्ट के साउंड सुनते जरूर है, लब डब लब डब लब डब लब डब, और हम ये भी जानते हैं कि हार्ट के साउंड उस ब्लड फ्लो के माध्यम से कब और अधिकता में हमें मिलते हैं, वो है
वहां की जो झड़पे है, वॉल्व है, उनके मूवमेंट के कारण से। और नाड़ी में से जाती वो छोटी ट्यूब है, उसमें से जब ब्लड फ्लो होता है तो वो एक साउंड क्रिएट करता है जो हमारे मानवीय कानों को नहीं समझ में आता है। पर अगर हम एआई बेस्ड और एक अच्छा माइक्रोफोन लगाकर सुने तो इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसमें भी ग्राफ निकाला जा सकता है। चौथा है एयर कॉलम प्लेथिस्मोग्राफ। आपने नाड़ी तरंगिणी का नाम सुना होगा। वो क्या करते हैं, वैक्यूम वाला, और वहां पर एयर कॉलम को ट्रैप करते हैं। नाड़ी की जैसे ही मूवमेंट होगी वहां का एयर कॉलम भी मूव होगा। उस एयर कॉलम के माध्यम से भी नाड़ी का परीक्षण किया जा सकता है। जैसे ईसीजी निकालता है, जैसे ईईजी निकालते हैं, वैसे नाड़ी पे अगर हम इलेक्ट्रोड लगावे तो नाड़ी के अंदर से होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पकड़कर भी प्लेथिस्मोग्राफ किया जा सकता है। और इस सब टेक्नोलॉजी का उपयोग नाड़ी परीक्षा में किया जाता है और यंत्र, अनेक प्रकार के यंत्र आज बाजार में उपलब्ध है। ये नाड़ी परीक्षा में मैंने जैसे आपको कहा था वेव फॉर्म मिलता है। अगर आप इन वेव फॉर्म को देखेंगे तो एक ऊपर चढ़ने वाला है और एक नीचे आने वाला है और ऊपर का कुछ हिस्सा है। ये कभी ज्यादा प्रेशर वाला होगा, कभी कम प्रेशर वाला होगा, कभी ज्यादा प्रेशर वाला पर तेज होगा, कभी ज्यादा प्रेशर वाले दो दो हिस्से होंगे, एक साथ नहीं आएगा, उसमें टूटा हुआ सा मिलेगा, और कभी बहुत ही अनियमित रूप से मिलेगा। ये सभी प्रकार से नाड़ी के वेवफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लेथिस्मोग्राफ यानी नाड़ी का ग्राफ अगर हम निकालते हैं तो इस तरीके से वेवफॉर्म मिलते हैं। या फिर जैसे मैंने फोटो प्लेथिस्मोग्राफी की बात की थी, पीपीजी की, तो उस कैमरे पे अगर आप उंगली रखते हो तो आपकी शरीर में होने वाली प्रक्रिया को इस तरीके से ग्राफिकल बताने का काम भी कुछ यंत्र करते हैं। मैं पहले तो बाकी टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, बाद में मेरा प्रेजेंटेशन की बात करूंगा। मेरे पसंदीदा प्रोग्राम में ये आयुर्वेदम है। रामनाथ प्रभाकरण जी ने, पद्मनाभन जी ने बनाया हुआ, उनके 3 दोस्तों ने जो आईआईटी मुंबई के छात्र रहे हैं पूर्व, उन्होंने एंड्रॉइड और आईओएस बेस्ड एप्लीकेशन बनाया। या आपके फ्रंट कैमरा के उपयोग करते हुए आपके पीपीजी को रिकॉर्ड करता है और उसका एक एल्गोरिदम बनाकर आपको वात पित्त कफ की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ये फ्री टू डाउनलोड है और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर ले सकते हैं। एंड्रॉइड पे भी प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और आईओएस पे भी एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका क्वेश्चनर भरने से आपकी प्रकृति और उसमें होने वाली विकृतियों का ज्ञान आपको होता है। वाइटापल्स ये मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करता है, पर ये बैक कैमरा का प्रयोग करता है और उसमें फ्लैश का उपयोग करता है, जिससे एक निश्चित रूप से प्रकाश किरण उस पर जा सके और उसके माध्यम से होने वाले फ्लो को आइडेंटिफाई करता है। सूर्या नाड़ी तरंगिणी की बात हमने की, उन्हीं नाड़ी तरंगिणी वालों ने, अत्रे इनोवेशन ने, अनिरुद्ध जोशी के द्वारा ये नया यंत्र बना है जो वैयक्तिक नाड़ी परीक्षा करने के लिए, फैमिली की नाड़ी परीक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये हमारे हर एक के घर के सभी सदस्यों की नाड़ी को देखकर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। नाड़ी स्वरा करके एक यंत्र है, बसवराज जी है, हैदराबाद बेस्ड, उन्होंने ऑडियो सेंसर्स का प्रयोग कर ये परीक्षा की है और ये परीक्षा चाइनीज मेडिसिन और आयुर्वेद के लिए इक्वल रूप में कारगर सिद्धांत देती है। वेदापल्स एक रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया हुआ है ओलेक्सोरेबिन, और ये आपको अनेक पैथिक लिए, पर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको कहा ना, अनेक और एक इंपल्सेस का प्रयोग करके नाड़ी का देखा जा सकता है और इनका प्रयोगित करके नाड़ी परीक्षा की जा सकती है। सभी टेक्नोलॉजी भारत में उपलब्ध है। हमने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। ये हमने इस क्षेत्र में क्या किया? हम बताते हैं कि 30 साल से नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, हमने कुछ किया क्या? मेरे पीएचडी छूट जाने के बाद मैं
काफी साल तक चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहा, नाड़ी परीक्षा सिखाता रहा और मैं मैनुअल नाड़ी परीक्षा ही सिखाता रहा। पिछले 28 साल से यही काम कर रहा हूँ। पिछले 6 साल से मैं भारत की बड़ी प्रीमियर टेक्नोलॉजी संस्थान है आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे, उसका एक विभाग है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, उनके साथ मेंटोर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और हम नाड़ी परीक्षा के यंत्र बना रहे हैं। हमारा पहला यंत्र जो है वो है इंटेलिजेंट मल्टी लेवल पल्स एनालिसिस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट मल्टी लेवल पल्स एनालिसिस टेक्नोलॉजी, इम्पल्स ऐप। इसमें हम 5 लेवल में नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। और दूसरा जो एक छोटा यंत्र है जिसका नाम है आयुर्बैंड, ये एक बैंड के रूप में है जो आपके तीनों नाड़ियों की परीक्षण करता है। मेरा ड्रीम, क्या ड्रीम लेकर मैं ये काम कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी नाड़ी परीक्षा का यंत्र बनाना था जो इजी हो, अफोर्डेबल हो, एक्यूरेट हो, इंस्टेंट हो, नॉन इन्वेजिव हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये नॉन इन्वेजिव है। नाड़ी परीक्षा में आपको कोई चीज अंदर डालनी नहीं पड़ती या आपका खून निकालना नहीं पड़ता, आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिए जाते, आपको मैग्नेटिक जोन में डाला नहीं जाता, आपको सीटी स्कैन में डाला नहीं जाता, आपको एक्सरे को एक्सपोज नहीं किया जाता। नाड़ी परीक्षा के बड़े फायदे हैं, ये कहीं भी किधर भी की जा सकती है। ऐसा यंत्र बनाया जाए जो एक वेरेबल डिवाइस हो और ये वेरेबल डिवाइस आपको 24 आवर ट्रैक करे, आपके शरीर में होने वाले दोष स्थिति को मैनेज करे और जब भी कोई परिवर्तन आता है तो आपको अलर्ट करे। आज की तारीख में दुनिया में माना जाता है कि एप्पल का जो नया वॉच आया है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ मॉनिटर गैजेट। बहुत अच्छे तरीके से आपके स्वास्थ्य के ध्यान रखता है। हम चाहते हैं कि ऐसा एक बैंड आयुर्बैंड के नाम से आवे और ये बिल्कुल बनने में तैयार है और ये जल्दी आवे। हमने जब इसको बनाने की संकल्पना की थी तो ये सोचा था कि 4-5 हजार रुपए तक आएगा, पर अब मैं जब जब से हमने सेल्फ पल्स डायग्नोसिस का विचार मन में किया है तब से हम इसे 1,000 रुपए के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति इसको उपयोग कर सके और उसके स्मार्टफोन के माध्यम से अपने शरीर का ध्यान रख सके, अपने नाड़ी में होने वाले बदलावों को वो कंटिन्यूस रूप में वॉच कर सके और एक वर्चुअल हेल्थ कंपेनियन के रूप में या आयुर्बैंड और उसके साथ में जो एप्लीकेशन वैद्या है वो आपके साथ रहे और आपके स्वास्थ्य की निगरानी कर सके। एक अच्छा टूल आपके पास नाड़ी परीक्षा के रूप में हो। ये जब आएगा तब आएगा, तब तक आपके पास एक टूल मैंने दे चुका हूं। 3 उंगलियां आपकी अपनी, नाड़ी आपकी अपनी, उस पर रखना है, दिन में सवेरे शाम 2-3 बार नाड़ी देखनी है और उसमें होने वाले बदलावों को समझने का प्रयास करना है। 1 महीना प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके शरीर में होने वाले बदलावों को आपके शरीर में लक्षण होने के पूर्व में आप नाड़ी के द्वारा देखने में सक्षम हो जाओगे। करना आपको मात्र एक ही है, अपनी खुद की नाड़ी दिन में 15-20 बार उस पर उंगलियां रखनी है, 3 उंगलियां 1 मिनट के लिए देखना है, कम से कम दबाव के साथ, मैक्सिमम दबाव के साथ, और दोनों में जो चीजें मिलती है आपको उसको जहन में बना के रखना है। अगर आपको जहन में रखना मुश्किल लगता है, आप वात प्रकृति के व्यक्ति हो, कोशिश करो कि उसको लिख के निकालो, लिख के रखोगे, कहीं कहीं ना कहीं डाटा रहेगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी। यही नाड़ी परीक्षा है, राइट? दिस इज नॉट इट, रादर it is the beginning of the journey into the wonderful world of the health or wellness through pulse reading. It has just begun. Please continue your journey. मैं यही कहकर मेरी बात को विराम देना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वेदों के द्वारा सभी के आरोग्य की कामना करते हुए, सभी को सुखी करने की प्रार्थना करते हुए, और मैं भगवान को, ईश्वर को यही प्रार्थना करूंगा किसी के हिस्से में दुख और बीमारी नहीं आवे। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य संजय छाजेड़ जी। मैं आशा करूंगा
कि यदि किसी का कोई क्वेश्चन या प्रश्न या कुछ भी सुझाव बाकी हो, अभी हम लोग 10 मिनट चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं। वैसे ये लाइव है और लाइव यूट्यूब पे लाइव हुआ, आप लोग कभी भी इसको देख सकते हैं।